तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में कल अपन ने सीखा था कि हम यहां पर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट की स्टडी करते हैं। स्टेट की स्टडी में हमने ये देखा था कि स्टेट कैसा बनना चाहिए, स्टेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, स्टेट का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टेट का रूलर कैसा होना चाहिए, स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, डिक्टेटरशिप होगी, ये सब चीज बेसिकली स्टडी करते हैं अपन पॉलिटिकल साइंस में। अब मुद्दे की बात जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, कुछ टर्म्स के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। पहला मैंने आपको आइडिया बोला था, आइडिया से मैंने बोला था आपका पॉलिटिकल थॉट्स बनेगी, पॉलिटिकल थॉट से मैंने आपको बोला था पॉलिटिकल फिलोसफी बनेगी, और पॉलिटिकल फिलोसफी के बाद में बेसिकली जो टर्म अपन को देखने को मिला दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल साइंस। ये अपन ने सीक्वेंस देखी थी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए आपके मन में आइडिया आना जरूरी है। जब आइडिया आया, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जस्टिस के बारे में डिस्कस किया, एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, तो सबसे पहले आपके माइंड में आया आइडिया। आइडिया से क्या बना आपका पॉलिटिकल थॉट। जैसे अपन ने बोला कि ये आपका प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, पॉलिटिकल थॉट बोल सकते हो, पॉलिटिकल थियरी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आइडिया आएगा, उस आइडिया पे एक डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद एक थ्योरी या एक थॉट डेवलप होगी, देन बेसिकली आपका पॉलिटिकल थॉट के बाद क्या बनेगा आपका पॉलिटिकल फिलोसॉफी। अब मुझे ये आप लोग बताओ कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस समझाया था। एक एक पॉइंट बोलो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है, वैल्यू पे आधारित है, वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू का मतलब जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब क्या है हमारी वैल्यूज है। नेक्स्ट पॉइंट, सही बात है, इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल फिलोसफी कैसी है, आइडियलिस्टिक है, यूटोपियन बोल सकते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस कैसी है, रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इधर से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस, कोई भी पॉइंट्स। यस, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में अपन किस बात की करते हैं, वोट और टू बी कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा बनना चाहिए, जबकि पॉलिटिकल साइंस में क्या बात करते हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, व्हाट इट इज इट क्लियर। तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट था कि एक में अपन ने बोला था कि गांधी जी का राम राज्य ऐसा बनना चाहिए, प्लेटो का आइडियल स्टेट ऐसा बनना चाहिए, जबकि दूसरा देखा था हमने एरिस्टोटल का जो प्रैक्टिकेबल स्टेट था। एक एग्जाम्पल देके बताओ कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स के थ्रू कैसे डिफरेंस करोगे। यस यस, ये अपन ने सीखा था, क्योंकि मैंने आपको बोला था फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी किसको बोला जाएगा, प्लेटो को, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला जाएगा, एरिस्टोटल को। उसके पीछे क्या रीजन बताया था, एरिस्टोटल ने अपने टाइम के 158 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, स्टडी किया, और उनके आधार पे उसने क्या दिया, अपने ऑब्जर्वेशंस देना स्टार्ट किए। तो पॉलिटिकल साइंस को अपन इंपेरिकल वर्ड यूज किया था, मैंने बोला था कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव का मतलब वैल्यू बेस्ड है, और पॉलिटिकल साइंस कैसी है, इंपेरिकल, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। इज इट क्लियर। तो दोनों में अगर आपके पास सवाल आता है तो डिफरेंशिएट कर पाओगे, और डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपको थिंकर्स को भी कोट करना है कि किसको पॉलिटिकल फिलोसॉफी में डाल सकते हो, किसको पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी में डाल सकते हो। यहां तक कोई डाउट था किसी को, कल तक क्लियर था। ठीक है, अब आज आगे का अपन जो डिस्कशन करते हैं, दो तीन चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सिग्निफिकेंस क्या है आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, एक तो सिग्निफिकेंस की बात करूंगा, सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पहला मुद्दा। दूसरा एक डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के लिए कि पॉलिटिकल थॉट के अंदर यहां पर दो ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर दो ट्रेडिशन मिलेंगे। वन इज द पॉलिटिकल आइडियलिज्म, अनदर इज द पॉलिटिकल रियलिज्म। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म और पॉलिटिकल रियलिज्म में क्या डिफरेंस होगा। कल अपन ने डिस्कस भी किया था, बट ये दो स्कूल्स है, इनको बोल सकते हैं, ये दो स्कूल्स है जो बेसिकली आपको कहां पर देखने को मिलेगी, स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, स्कूल्स ऑफ WPT मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म, ये यहां तक चीजें समझ आ रही थी। व्हाट इज द स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या बताई थी कल मैंने, स्टेट के 4 एलिमेंट डिफाइन करो। एक बाउंड्री, ठीक है, दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है, तीसरा
गवर्निंग स्ट्रक्चर और चौथा आपका सोवेनिटी। तो ये चार एलिमेंट किस में होंगे आपके स्टेट के अंदर, और उसी स्टेट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसा स्टेट हो जहां पे करप्शन कम हो, ऐसा स्टेट हो जो पेट्रियार्कल ना हो, ऐसा स्टेट हो जो बेसिकली सभी को क्या देखे, समान रूप से देखे, सभी को राइट टू इक्वालिटी दे। तो ऐसा स्टेट बनाने का ट्राई ये सब लोग कर रहे थे, लेकिन सबके स्टेट बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। उसके लिए एक लाइन बोली थी मैंने, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। हर थिंकर जो सीख रहा है वो अपने आसपास के सराउंडिंग, अपने आसपास के इवेंट्स देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी डेवलप कर रहा है। कोई सा भी ऐसा थिंकर नहीं मिलेगा जो अपनी आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग थ्योरी उसने नहीं बनाई हो। उसके आइडियाज इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे अपनी सराउंडिंग से। तो अगर आप देखोगे ये दो मेजर ट्रेडिशन है, जैसे कि प्लेटो को कहां पर डालोगे आप, पॉलिटिकल आइडियलिज्म में डालोगे प्लेटो को, क्योंकि प्लेटो क्या बनाना चाह रहा है, प्लेटो भी स्टेट ही बनाना चाह रहा है और एरिस्टोटल भी स्टेट ही बनाना चाह रहा है। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक अच्छा स्टेट बनाना, एक आइडियल स्टेट बनाना। लेकिन प्लेटो क्या बोल रहा है कि मेरा स्टेट एक ऐसा स्टेट बनेगा जिसको फिलोसोफर किंग रूल करेगा। मतलब वहां का रूलर कौन होगा, जो फिलोसोफर बनेगा, जिसका अपने घर से कोई कनेक्शन नहीं होगा, जिसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जिसका बेसिकली किसी भी टाइप से कोई भी मोह नहीं रहे, और उसके लिए पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम भी डिफाइन किया। तो प्लेटो अपनी इस थ्योरी में चाहता है कि वो क्या बनाए, वो मैंने आपको 3 वर्ड लिखे थे ना, जस्ट सोल, कि सबसे पहले वो किसको पवित्र बनाए। जस्ट सोल का मतलब एथिकल सोल, एक ऐसी सोल जो सभी लोगों के साथ क्या करे, जस्टिस करे। तो सबसे पहले वो चाहता है कि अपनी अंदर की आत्मा क्या बने, पवित्र बने या एथिकल बने। जैसे ही मैं अंदर से पवित्र हुआ तो इंसान भी कैसा बन जाएगा। तो जस्ट सोल से प्लेटो क्या बनाना चाह रहा था, जस्ट मैन। और जैसे ही लोग बेसिकली एथिकल बन गए तो सोसाइटी भी कैसी हो जाएगी, एथिकल। तो जस्ट सोसाइटी बन जाएगी, और जस्ट सोसाइटी से पूरा का पूरा स्टेट कैसा बन जाएगा, जस्ट स्टेट। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि स्टेट कैसा बने जो सबके साथ जस्टिस करे। जैसे एक और एग्जांपल मैंने दिया था आपको यहां पे समझाने के लिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बोला था कि किंग का पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। यही चाहता था। वो क्या बोलता है, द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा। मतलब प्लेटो बोलता है कि मेरे लिए प्रजा की भलाई में ही किंग की भलाई है। मतलब किंग बेसिकली सबसे ज्यादा खुश तब रहेगा जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर कर पाए। ये क्लियर था। तो अब आप सोचो, अगर आपसे कोई जनरली स्टेट के बारे में भी आइडिया पूछ रहा है ना, कोई आपसे पूछेगा स्टेट के बारे में आके कुछ शब्द बोलिए, तो आप स्टेट को डिफाइन करोगे, फिर बता सकते हो कि स्टेट कैसा होना चाहिए, फिर बता सकते हो प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट ऐसा होना चाहिए, फिर बता सकते हो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, फिर बता सकते हो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसे लिखा। तो आपको एक मुद्दे पे बोलने के लिए ढेर सारे पर्सपेक्टिव्स मिल गए, और यही आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा क्रक्स है पॉलिटिकल साइंस में। आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव जनरेट करने होंगे, वो इस स्कूल से भी आएंगे, वो इस स्कूल से भी आएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल धीरे धीरे इमर्ज हुई है पॉलिटिकल साइंस में, वहां से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने फेमिनिज्म का नाम सुना होगा। फेमिनिस्ट भी एक अपने आप में बड़ी स्कूल है आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। उसमें रेडिकल फेमिनिस्ट भी है तो ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट भी है। तो अपन बेसिकली फेमिनिस्ट आइडियाज भी वहां पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज यहां पे बनेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म बात करता है ऐसा होना चाहिए, वोट ऑट टू बी, जबकि पॉलिटिकल रियलिज्म बात करेगा वोट इट इज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पॉलिटिकल रियलिज्म की श्रेणी में जाएगा, मैकियावेली पॉलिटिकल रियलिज्म में जाएगा, जबकि आप देखोगे सोक्रेट्स और प्लेटो दोनों किस में जाएंगे, पॉलिटिकल आइडियलिज्म में। आप सोचिए 3 ग्रीक थिंकर्स अपन बोलते हैं जिनको अपन पढ़ते हैं, एक तो सोक्रेट्स और दूसरा बेसिकली प्लेटो और तीसरा एरिस्टोटल। ये तीनों कहां से आते हैं, बेसिकली ग्रीक थिंकर्स बोला जाता है जो एथेंस के आसपास के सराउंडिंग से देखने को मिलेंगे। तो यूपीएससी ने आजकल सोचो, एक हमारे सिलेबस में मैंने आपको एक जस्टिस टॉपिक दिखाया था, तो हमारे सिलेबस में आपने देखा होगा जस्टिस के अंदर रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा हुआ था। एक थिंकर है जिसपे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले तो यूपीएससी क्या करता था, सिंपल पूछ लेता था कि रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताओ, इसके क्रिटिक्स के बारे में बताओ। पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी ने पूछा कि जो रोल्स का जस्टिस है वो ग्रीक जस्टिस से कैसे अलग है। मतलब रोल्स के जस्टिस और प्लेटो के जस्टिस में क्या डिफरेंस है, रोल्स के जस्टिस और एरिस्टोटल के जस्टिस में क्या डिफरेंस है। मतलब आजकल खुद यूपीएससी अपने क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिलेबस के पॉइंट्स को आपस में इंटरलिंक करके पूछ रहा है। और पिछले साल क्या पूछ लिया और आगे चला गया, रोल्स को किससे कंपेयर करा लिया, डॉक्टर अंबेडकर से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे सिलेबस में है।
डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे सिलेबस में है ना, तो रोल्स को किससे कंपेयर करवा लिया? अंबेडकर से। आप सोचो, सब लोगों ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है और बहुत सारे एलिमेंट सेम भी है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो और जहां जहां पे डिफरेंसेस है वहां पे बता भी सकते हो। तो अगर अब ये यूपीएससी खुद कर रहा है, कई बार हमारे सवाल आया रोल्स का, तो हम वहां पे एक दो पॉइंट इनके ऐड करेंगे, मतलब अपने आंसर को इंटरलिंक करके दिखाएंगे कि रोल्स ये बोलता है जबकि ग्रीक थिंकर्स ऐसा बोलते हैं, ताकि आंसर को क्या बना सको, और ज्यादा बेसिकली आप एलोबरेटिव बना सको। ज्यादा नहीं लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना, बट लिंकेजेस जरूर देने, क्योंकि हमें पता है कि जस्टिस कहां कहां पे पढ़ा हमने। आप सोचोगे सर आपने प्लेटो में भी पढ़ाया था, एरिस्टोटल में भी पढ़ाया था, आपने रोल्स में भी पढ़ाया था, आपने अंबेडकर में भी पढ़ाया था, तो हमने 4 जगह जस्टिस पढ़ा। जब रिवाइज कर रहे हो तो आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करो कि प्लेटो का जस्टिस में क्या 2 चीजें थी, एरिस्टोटल में क्या थी, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंटरलिंक करने लगेगा कि इन चारों चीजों को नहीं भी पूछा है तो मैं कहीं ना कहीं जोड़ के लिखूंगा, और उससे मार्क्स बहुत अच्छे उठेंगे आपके, स्पेशली इन द पेपर 1 के पार्ट ए के अंदर। ठीक है, मैं हमेशा ये करता था सब चीजों को लेके। मुझे पता है कि थॉमस हॉब्स पे क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको लॉक पे जाके एंड करता था, क्योंकि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जो दोनों हमारे सिलेबस में हैं, दोनों में काफी सारी चीजें हैं जो कॉमन है। ठीक है, दोनों का कंसर्न भले ही अलग अलग है बट चीजें कॉमन काफी सारी है। तो पूरा थॉमस हॉब्स का लिखूंगा, कंक्लूजन से जस्ट पहले 3 लाइन पहले थॉमस हॉब्स को जॉन लॉक से लिंक करूंगा और वहां पे बेसिकली एग्जामिनर को बता दूंगा कि ये चीजें हैं जो यहां से यहां पे अलग नजर आ रही है, एंड देन बेसिकली कंक्लूड करूंगा। तो आपको बेसिकली ये करना ही करना है। जेएस मिल का क्वेश्चन आ गया तो बेंथम को लिंक करना ही करना है। कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ग्रामसी को लिंक करना ही करना है, चाहे पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि दोनों की थॉट्स एक से दूसरे पर डेवलप हुई है। जैसे अब प्लेटो का अरिस्टोटल का क्वेश्चन आ गया तो क्या प्लेटो को लिंक नहीं करोगे क्या प्लेटो का क्वेश्चन आ गया तो सोक्रेट्स को लिंक नहीं करोगे क्या? मतलब मुद्दे का बात यह है कि अगर ग्रीक थिंकर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके आंसर में इन तीनों को कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। प्लेटो का आया तो भी मैं क्या बताऊंगा, प्लेटो ने सीखा कहां से है? सोक्रेट्स से। और प्लेटो को क्रिटिसाइज किसने किया है? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल को चालू करूंगा तो भी एरिस्टोटल किसको क्रिटिसाइज करते हुए चालू कर रहा है? प्लेटो। तो तीनों में आपस में इंटरलिंकेजेस हैं, वो हमें समझने हैं। तो सबसे पहले अपन ये थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट ये बचा था, ये लिख लेते हैं, पॉलिटिकल आइडियलिज्म और रियलिज्म वाला। लास्ट में कहां तक लिखा था अपन ने? डिफरेंस लिख लिए थे पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बीच में और पॉलिटिकल साइंस के बीच में। ठीक है, उसके आगे लिखो, वो टेबल बना ली थी तो उसके आगे आप लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखना। पॉलिटिकल आइडियलिज्म जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म, पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म आर द 2 pillars of political idealism and political realism are the 2 pillars of Western political thought, are the 2 pillars of Western political thought, are the 2 pillars of Western political thought. Full stop. Plato represents the political idealism. Plato represents the political idealism. Plato represents the political idealism and described as a father of political philosophy, and described as a father of political philosophy. Full stop. Next line से Aristotle represents the tradition of political realism. Aristotle represents the tradition of political realism and known as a father of Aristotle represents the tradition of political realism and known as a father of political science अब नीचे इस टाइप से बनाओ, इसके नीचे एक साइड में टेबल फॉर्म में बनाओ, वन साइड इज द पॉलिटिकल आइडियलिज्म और दूसरी साइड में
पॉलिटिकल रियलिज्म। इसमें फर्स्ट पॉइंट, based on the normative essence of ideas, बोर्ड पे लिखा हुआ है, based on the normative essence of ideas, for example Plato's theory of justice, for example Plato's theory of justice is philosophical। यहां पे लिखा बेस्ड ऑन द नॉर्मेटिव एसेंस ऑफ आइडियाज, फॉर एग्जांपल प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज फिलोसॉफिकल एंड बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज फिलोसॉफिकल एंड बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। इधर लिखो फर्स्ट पॉइंट, based on the empirical study of constitutions, data etc। यहां पे लिखो फॉर एग्जाम्पल Aristotle's theory of justice is legal, Aristotle's theory of justice is legal and based on reward theory, and based on rewards, बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा, based on the empirical study of constitution, data etc। फिर फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज लीगल एंड बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, ये क्यों लिखा है इसका मैं मतलब समझाता हूं कि जब भी मान लो आपको कभी पॉलिटिकल आइडियलिज्म और मान लो 10 मार्क्स पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म। अब वहां पे हर एक पॉइंट को आपको समझाने के लिए नीचे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि प्लेटो की अभी आपने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो मैं इसके नीचे एक डायग्राम और बना दूंगा, वो डायग्राम से आपको यहाँ पे एग्जामिनर को क्या दिखा सकते हो, आप प्लेटो के जस्टिस के कुछ एलिमेंट भी दिखा सकते हो कि वो जस्टिस में किस किस चीज पे फोकस कर रहा है कि हर पर्सन अपनी ड्यूटी करे। लेकिन अभी वो नहीं पढ़ा इसलिए मैंने नहीं लिख पाया, वो आगे लिखेंगे। वंस ड्यूटी पे फोकस करे, मोरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करे, ठीक है, इसके अंदर कोई हार्म प्रिंसिपल नहीं होगा, कोई रिवेंज का एलिमेंट नहीं होगा, नो रिवेंज एलिमेंट, इस टाइप से दिए उन्होंने। मतलब इन्होंने कोई लीगल तरीके से नहीं दी। एरिस्टोटल बिलीव करता था किसके अंदर, लीगल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जैसे आज हमारा रूल ऑफ लॉ देखते हो ना आप, वो भी तो जस्टिस कर रहा है ना, क्योंकि आज अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जितने भी हमारे प्रोसीजर्स बने हुए हैं, हमारा पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ही बोलते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है, लोगों के साथ जस्टिस कर रहा है। प्रीएम्बल में भी हमने लिख दिया है जस्टिस के तीनों एलिमेंट, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सब जगह लिखा हुआ है। तो इसने बातें की कि ऐसा होना चाहिए, हमें मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, सभी लोगों को लिबर्टी दी जानी चाहिए। लेकिन कैसे, एरिस्टोटल ने बोला कैसे, तो एरिस्टोटल ने फोकस बोला कि लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस होनी चाहिए। लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस जो आपके लिए क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। फिलोसॉफिकल होती है इन द टर्म्स ऑफ आइडियाज, और लीगल में अगर आपने किसी का जस्टिस वायलेट किया है तो आपको लीगल थ्योरी क्या देगी, पनिशमेंट देगी। और रिवार्ड थ्योरी जितना आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब ऐसे थोड़ी बैठे बैठे सब चीजें आप लोगों को मिलने लग जाए, मैं बोल दूं कि सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठो, सभी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो रिवॉर्ड थ्योरी का मतलब हर पर्सन जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अब वो बोलेगा कि 2 पर्सन हम बैठे हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेसिकली मेहनत कर रहे हैं, मैं कम मेहनत कर रहा हूं, और मैं बोलूं कि जितना इनको मिल रहा है उतना मुझे मिलना चाहिए, तो प्लेटो तो बोल देगा कि सभी समान है, लेकिन ये मना कर देगा कि हमारा जस्टिस चलेगा रिवॉर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहां पे अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आएगा जब पढ़ोगे। जस्ट मैंने रिलेट करने के लिए बताया है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस फोकस कर रही है आपकी मॉरल ड्यूटीज पे, आपके भाई कोई रिवेंज का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये फोकस करता है लीगालिटी पे। तो ये दोनों में रिलेशन आएगा जब आपके, इसके मैं 5-6 पॉइंट आपको लिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कंपैरिजन की फॉर्म में। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ पे,
पॉलिटिकल आइडियलिज्म में। सेकंड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन वॉट ought टू बी, जो कल लिखा था वही सेम चीज है। इट इज बेस्ड ऑन वॉट ought टू बी, और ये किस पे आधारित होगा? इट इज बेस्ड ऑन वॉट इट इज, फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज थियोरी ऑफ आइडियल स्टेट, फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, और आइडियल स्टेट के नीचे कुछ एलिमेंट्स आप दिखा सकते हो आइडियल स्टेट में, जैसे कि फिलोसोफर किंग, ये सब आइडियाज आएंगे हमारे पास। फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म ऑफ या अभी इसको समझने के लिए सिर्फ इतना ही लिख लो, व्यूज ऑन फैमिली एंड प्रॉपर्टी, व्यूज ऑन फैमिली एंड प्रॉपर्टी, व्यूज ऑन फैमिली एंड प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, पूरी तरह से यूटोपियन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यूज ऑन फैमिली एंड प्रॉपर्टी, और इधर लिख लो एग्जाम्पल एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो मिडिल क्लास रूल या गोल्डन मीन। प्रैक्टिकल लाइफ, यहाँ पे तीन चीजें लिखी है मैंने। इट इज बेस्ड ऑन वॉट ought टू बी, यहाँ पे लिखा है प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में वन इज द फिलोसोफर किंग, इधर व्यूज ऑन फैमिली एंड प्रॉपर्टी, इधर लिखा है इट इज बेस्ड ऑन वॉट इट इज, इधर लिखा है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे मिडिल क्लास रूल करेगी, दैट इज द गोल्डन मीन होगा, और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ये बात करेगा। अब कैसे बात करेगा वो अपन अब पढ़ते हैं। गोल्डन मीन का मतलब दोनों एक्सट्रीम पे ना जाना और बीच का रास्ता चुन लेना। जैसे कि मैं क्या बोलूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक गोल्डन मीन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सब जगह से एलिमेंट लिए हैं। हमने कोई चीज यूएसए से भी ली है, कोई चीज कनाडा से भी ली है, कोई आयरलैंड से भी लिया है, कोई यूके से भी लिया है। तो गोल्डन मीन का मतलब होता है, और ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके नोट्स गोल्डन मीन होने चाहिए। गोल्डन मीन का मतलब जो चीज जहां से अच्छी है वो आपके नोट्स के अंदर डाल दीजिए। उसमें कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कोचिंग की है, कौन सी किताब की है। जो अच्छी है वो हमारे नोट्स में होगी, ठीक है, वो कहीं से भी आई हो। सारा नोट्स कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो अच्छी है वो निकाल के डाल दो, बस दैट इज अवर नोट्स होने चाहिए। तो मेरे नोट्स में आपको यही मिलेगा, बहुत सारी बुक्स के रेफरेंस है, लेकिन सबसे जो जो काम का है उतना निकाल के डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि कई सारी किताबें मैंने पूरी नहीं पढ़ी होगी, बट उसकी समरी पढ़ के जो मुझे चाहिए था वो निकाल के मैंने अपने नोट्स में डाल दिया, ताकि उसका जहां पे चाहूं मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, ये तो हो गया आपका। इसके नीचे लिखो, नीचे हेडिंग डाल दो सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें लिखो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को शॉर्ट में WPT लिख लेना, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या WPT डील्स विद, सिग्निफिकेंस के अंदर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डील्स विद वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डील्स विद वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू political structure, deals with various issues related to political structure, comma, institutions and various theories of state related to political structure, comma, institutions and various theories of state, full stop. It also captures CAPTUR, बोर्ड पे लिखा, it also captures the ideas of
It also captures the ideas of various political philosophers. It also captures the ideas of various political philosophers to derive the DERIV, to derive the, बोर्ड पे लिखा हुआ है, to derive the structure of a state, to derive the structure of the state, to derive the structure of the state. Full stop. It provides a legal framework. It provides a legal framework. It provides a legal framework. It provides a legal framework and it provides a legal framework and political functions for a state. Full stop. It also emphasized normative values. It also emphasized normative values of liberty, equality, justice, etc. अब इसमें एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अब देखना क्या क्या, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग भी बहुत सारे पॉइंट जनरेट कर सकते हो यहाँ पे. जैसे हम एक डिबेट कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ने आज हमारे कंटेम्परेरी पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट डाला होगा, क्या उससे हमें चीजें सीखने को मिली होगी, या क्या क्या स्टडी हम देख पा रहे हैं. कुछ भी 2-3 पॉइंट सोचो. मतलब ये सोचना है कि प्लेटो आके चला गया, थ्योरी देके चला गया, ऐसे इतने सारे थिंकर्स आए और गए, अभी भी बेसिकली बहुत सारे थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो मुद्दा यह है इन थिंकर्स से, जिससे ये पॉलिटिकल थॉट का ट्रेडिशन डेवलप हुआ, उससे क्या इंपैक्ट हुआ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जो आज आप देख पा रहे हो. जैसे इन्होंने बोला सर, उन्होंने फ्रेटर्निटी की बात करी थी, तो फ्रेटर्निटी आप लोगों ने बोला, देखा होगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहां से आए हैं? अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. ऐसे ही रशियन रिवॉल्यूशन से क्या आया है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. तो जस्ट ये तो किसी से रिलेट हो गए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने डिमांड करी कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, तो वहां से ये वर्ड हमें देखने को मिले. वैसे ही रशियन जो रिवॉल्यूशन से आपको जस्टिस मिला. लेकिन और चीजें सोचो कि और क्या मिला. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि आज हम क्या कर पा रहे हैं. पहले तो इससे चीज हमें क्या मिली? एक कंपैरेटिव स्टडी का फ्रेमवर्क मिला. देखना कैसे मिला. कंपैरेटिव स्टडी का फ्रेमवर्क कैसे मिलना चालू हुआ हमें. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि आज आप सोचो, मैं ये स्टडी कर पा रहा हूं कि अगर मैंने इसके अंदर कोई प्रेशर ग्रुप को स्टडी करना चाह रहा हूं मैं पहला, तो प्रेशर ग्रुप के मेरे पास स्टडी करने के लिए मुझे ये पता है कि मुझे अगर प्रेशर ग्रुप की अच्छे से वर्किंग देखनी है तो मैं कहां पे जाऊंगा? कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के प्रेशर ग्रुप उठा लूंगा. डेवलप्ड कंट्रीज मतलब बेसिकली मैंने यूएस के उठा लिए, यूके के उठा लिए. ठीक है, कुछ मैं प्रेशर ग्रुप कहां के उठा लूंगा? डेवलपिंग कंट्रीज के, इंडिया के उठा लिए. ठीक है, साउथ अफ्रीका का उठा लिया, चाइना का उठा लिया, ब्राजील का उठा लिया, वहां का उठा लिया. तीसरी चीज में कहां के उठा लूंगा? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के उठा लूंगा, जैसे कि अफ्रीका वगैरह के उठा लिए. ठीक है, तो मुझे क्या मिला? ये सारी चीजें डेवलप होना चालू हुई, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी क्या इसी का एक सब डिसिप्लिन है. तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ने या इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने क्या किया? एक कंपैरेटिव स्टडी करने का मौका दिया. तो इससे मैं क्या कर पा रहा हूं? आज यूके और यूएस के प्रेशर ग्रुप की वर्किंग पूरी तरह से अलग होती है. ठीक है, आज आप देखोगे इंडिया के, ब्राजील के प्रेशर ग्रुप्स अलग तरीके से वर्क करते हैं. फिर अगर आप बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओगे, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में चले जाओगे, तो वहां के प्रेशर ग्रुप अलग से काम करते हैं. अब इसका हम देखो कितना अच्छे से यूज करते हैं. हमारा जो पेपर 2 है, आप लोगों ने जैसे प्रेशर ग्रुप का मतलब समझ आता है सब लोगों को. जैसे कि मैं सबसे छोटा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का नाम सब लोगों ने सुना होगा, आरटीआई लगाई भी होगी. ठीक है, किसी ने लगाई है आरटीआई?
आरटीआई पोर्टल खोल के देखा है? ठीक है, जिसमें आप लोग देखते हो 25 रुपए में आप आरटीआई फाइल कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी आपको कुछ भी चीज मंगवानी है, इवन यूपीएससी में भी मंगवानी है, आरपीएससी में भी मंगवानी है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। तो मुद्दा यह है कि आरटीआई आया कहां से? आरटीआई के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप था जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसके प्रयासों से बेसिकली भारत में आरटीआई आया। तो ये तो भारत का प्रेशर ग्रुप हो गया। अभी भी और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है, जैसे लेबर कोड पास हुआ अभी हमारा 2017 के अंदर, लेबर कोड्स पास हुए ना, जो बहुत सारे लेबर लॉज को अपन ने मर्ज कर दिया 4 के अंदर, उसमें भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप का सपोर्ट रहा। तो मुद्दा यह है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ इंडिया इंडिया वाले तो पता होते हैं। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, हम लोग क्या करते थे, जो पेपर 2 का पार्ट ए है दैट इज रिलेटेड टू द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अब वहां पे सारे इंडिया इंडिया वाले एग्जाम्पल भर रहे हो आप, नंबर कैसे मिलेंगे? उस पेपर का नाम ही है कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव का मतलब आपको इन तीनों से एग्जाम्पल लाने पड़ेंगे। तो सिंपल सी चीज क्या है ना, एग्जाम्पल की लिस्ट बना लो, प्रेशर ग्रुप्स की लिस्ट बना लो, पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट बना लो, सोशल मूवमेंट्स की लिस्ट बना लो। तो इसको कहां पे भी आप दिखाओगे, सिग्निफिकेंस में भी। यही तो पॉलिटिकल साइंस की सिग्निफिकेंस हो गई कि आज हमें अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एलिमेंट्स की वर्किंग को हम समझ पा रहे हैं। कहां पे क्यों 2 पार्टी सिस्टम है, कहां पे क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहां का प्रेशर ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, हमारे प्रेशर ग्रुप इतने वीक क्यों है, यहां के प्रेशर ग्रुप इतने स्ट्रक्चर्ड क्यों है, हमारे क्यों इतने अनस्ट्रक्चर्ड है, हमारे सोशल मूवमेंट क्यों लोकलाइज सीमित रह जाते हैं, उनके सोशल मूवमेंट क्यों बड़े लेवल पे चले जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस हमको किससे सीखने को मिले, जब अपन ने पॉलिटिकल थॉट के बारे में समझा। तो जस्ट मैं दिखाता हूं, हम लोगों ने जो नोट्स बनाए थे चीज को लेके, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे एड ऑन करी थी। देखो इसमें हमने क्या किया था, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, और ये बहुत काम आते हैं जब पेपर 2 के आंसर्स लिखते हो, आपके पास एग्जांपल्स की कभी कमी नहीं आएगी। जैसे कि आप सोचो, ये जो हमने नोट्स बनाए टेलीग्राम पे 2-3 लोग मिलकर साथ में बना लेते थे, तो हमने डाल दिया कि डेवलपिंग कंट्रीज की हमने 4-5 की पॉलिटिकल पार्टी लिख ली। यूएस की लिख ली कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, जर्मनी के अंदर पार्टीज का नाम लिख लिया, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है, एक ग्रांड कोएलिशन है, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। स्वीडन की लिख ली, एक यूके की लिख ली, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। फिर डेवलपिंग कंट्रीज में साउथ अफ्रीका की लिख ली, पाकिस्तान का लिख लिया, ब्राजील का लिख लिया। फिर बेसिकली इसी तरह से हमने क्या किया, सिमिलरली प्रेशर ग्रुप्स के भी नाम लिख लिया। अब जैसे मुझे पता है यूएस का ग्रीन पीस है, नेशनल राइफल एसोसिएशन है, ब्लैक लाइव्स मैटर है, यूरोप के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वैक्सीन को लेकर चला था, एक चेंज ब्रिटेन करके ग्रुप चला था। ये सब ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार आप बना के लिख लोगे ना, बार बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे आंसर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एग्जामिनर को दिखा रहे हो, एक तो हम लिखते हैं कि हाँ प्रेशर ग्रुप ऐसा करता है, आप बहुत स्पेसिफिकनेस अपने आंसर्स में दिखा सकते हो। तो ये एग्जांपल जस्ट मैंने दिखाया कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से क्या सीखा, कंपैरेटिव स्टडी सीखी। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। जैसे आज आप देखो पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टीज के सारे फ्रेगमेंटेशन भी देखे, कई जगह 2 पार्टी सिस्टम है, कई जगह मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमने ये सीखा कि कहां पे डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है, कहां पे डेमोक्रेसी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, कहां पे मोनार्की चल रही है। तो ये सारे फ्रेमवर्क हमें कहां से सीखने को मिले, हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से सीखने को मिले। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब और चीजें सोचो कि और चीजों और ने क्या दिया आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ने। बस थिंकर्स क्या क्या दे सकते हैं आपको, क्या क्या सिखा सकते हैं, वो यही सिखा सकते हैं। जैसे कि सबसे एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इस थिंकर्स में हमने एक थिंकर जॉन लॉक पढ़ेंगे अपन। मैं लिखूंगा जॉन लॉक ने हमें क्या सिखाया। जॉन लॉक ने हमें सिखाया सेपरेशन ऑफ पावर। ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये वर्ड तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों के अलग अलग फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए। ये लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा। और सेपरेशन ऑफ पावर हमारा कैसा फीचर है, हमारा फीचर है, बताओ ये आपका यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है। इट इज अवर फेडरल फीचर। तो ये जॉन लॉक की बदौलत थी कि बेसिकली हमें सेपरेशन ऑफ पावर मिला। इसी तरह से आप मैकियावेली देखोगे, मैकियावेली ने हमें क्या सिखाया, उसने हमें सिखाया सेक्युलरिज्म। सबसे पहले सेक्युलरिज्म या यूरोपियन सेक्युलरिज्म कहां से आया, मैकियावेली से आया।
तो बोलने का मतलब है कि इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। मान लो आपके पास 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव टू राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो सिग्निफिकेंस में आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, मैकियावेली से हमें सेक्युलरिज्म मिला, जॉन लॉक से हमें सेपरेशन ऑफ पावर मिला, जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट दी जहां पे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में बात की, यहां से हमें कंपैरेटिव स्टडी सीखने को मिली। तो आप नंबर ऑफ पॉइंट जनरेट कर सकते हो। यहां पे कोई कुछ पूछ रहा था आई थिंक। judiciary and legislature, executive perspectives. As like studying servant talks about unionist. That is the division of power. These are two different things. One is the division of power, another is the separation of power. जो 7 शेड्यूल में आपने बोला वो डिवीजन ऑफ पावर है, जहां पे हमने 3 लिस्ट बना दी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो जहां पे अपन ने क्या कर दिया, सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए। एजुकेशन कहां पे है, कॉन्करेंट में। पुलिस कहां पर है, स्टेट में। लैंड कहां पर है, स्टेट में। डिफेंस कहां पर है, यूनियन में। कम्युनिकेशन कहां पे है, डिफेंस में। सब्जेक्ट बांट दिए। यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट केवल स्टेट कानून बनाएगा, कॉन्करेंट दोनों कानून बना देंगे। तो दैट इज द डिवीजन ऑफ पावर। और मैंने बोला सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है जो तीनों हमारे ऑर्गन हैं, एक हमारी एग्जीक्यूटिव, एक हमारी लेजिस्लेचर और एक हमारी जुडिशरी, ये आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अदरवाइज तो बेसिकली क्या होगा, अगर इंटरफेरेंस बढ़ता चला गया तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। अभी हो ही रहा है कई कई केसों में। यही तो बोलते हैं कि जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेचर के स्पेस में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। एग्जीक्यूटिव के स्पेस में जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं उसको, जो वर्ड हम यूज करते हैं। तो वो तो बात की बात है। जस्ट मेरा समझाने का मीनिंग ये था कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसी से बेक पे अपन को आना है। ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे, मैकियावेली पढ़ेंगे, जॉन लॉक पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ आया। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो मैंने आपको समझाया पॉलिटिकल आइडियलिज्म और पॉलिटिकल रियलिज्म में डिफरेंस। दूसरा मैंने समझाया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमें क्या देती है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे आइडियाज दिए, जैसे सेक्युलरिज्म, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे थ्योरी ऑफ राइट्स। इन्होंने हमें कंपैरेटिव स्टडी करना सिखाया, हमें सिखाया कि अलग अलग देशों में प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है, क्यों डेवलप्ड कंट्रीज का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, क्यों डेवलपिंग कंट्रीज का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अब आप अफ्रीका में जाके देखो, सिएरा लियोन में चले जाओ, साउथ सुडान में चले जाओ, ठीक है, वहां पे स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, वहां पे पूरा का पूरा मिलिट्री रूल देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम है, पूरा गवर्नमेंट चलता है अच्छे से। हमारे यहाँ से और अच्छा सिस्टम देखना है और अच्छी डेमोक्रेसी देखनी है तो स्वीडन में चले जाओ, यूके में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, तो हमारे यहाँ से भी अच्छी डेमोक्रेसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां के लोग डेमोक्रेटिकली ज्यादा अवेयर है, अपने राइट्स के बारे में ज्यादा सजग है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि वो लोग बोलते हैं कि राइट्स से क्या बना है कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमारे पास राइट्स थे और उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम लोग क्या बोलते हैं, हमें राइट्स किसने दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। दैट इज द डिफरेंस। इज इट क्लियर? लास्ट की लाइन में दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेस्टर्न जो पीपल है वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास राइट्स आए और राइट्स से मिलके हमने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या बोलते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स किसने दिए, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये बोला जाता है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले और उनके लिए राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन बना। दिस इज अ डिफरेंट परसेप्शन बिटवीन द यूरोपियंस एंड द बेसिकली इंडियंस। इज इट क्लियर? चलो अब इसमें यहां तक क्लियर है सारा? यस। सॉरी, हाँ, एंशियंट टाइम में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें थी। जैसे मान लो पहले आप देखोगे एंशियंट टाइम्स के अंदर तो पहले कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लिखे हुए थे। ऐसे देखो, 2 चीजें होती है, एक कोडिफाइड, एक अनकोडिफाइड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने अच्छे से पार्ट, आप मुझसे पूछोगे गवर्नर कहां पे है, मैं बोलूंगा किताब खोलना, पार्ट 6 में जाना, आर्टिकल 153 से 167 पढ़ लेना, मिल जाएगा। दैट इज द कोडिफाइड वर्जन। और एक होता है जो बेसिकली आपने मिलजुल के डिसाइड कर लिया हो कि हमारा एक कन्वेंशन है। जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, आजकल की न्यूज में आप देख रहे होंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के बारे में बात चल रही, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं होगा। तो हमारे यहां पे कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर किससे होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी से। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है,
इट इज नॉट ए कोडिफाइड। ये हमने मिलके हम लोग सोचो वो है पार्लियामेंट है, हमने मिलके डिसाइड कर लिया कि रूलिंग पार्टी से स्पीकर बन जाएगा, तो कम से कम भाई अपोजिशन पार्टी को कुछ तो दो, तो हमने मिलजुल के डिसाइड कर लिया कि चलो जाओ डेप्यूटी स्पीकर तुम ले लेना। लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते, ये नहीं दिखा सकते कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में कोई मेंशन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है, कोई ट्रीटी कर ली हमने, कोई संधि में कोई चीज डिसाइड कर ली, तो जरूरी नहीं है हर चीज लिखी हुई हो। तो लिखी हुई है दैट इज द प्योरली कोडिफाइड फॉर्म। एक और बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन राइट्स को लेकर ले लो। जब तक 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं हुई थी, तब तक कोई ये नहीं बता सकता था कि क्या ह्यूमन राइट है और क्या ह्यूमन राइट नहीं है। तो 1948 में क्या बना दिया हमने, उसका पूरा का पूरा चार्टर बना दिया कि कम से कम ये सारी चीजें होनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स है। तो दैट इज द दोनों चीजें चलेगी आपकी, कुछ चीजें होगी लिखी हुई, कुछ चीजें लिखी हुई नहीं होगी। क्लियर है भाई, या कोई डाउट है? क्लियर है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। ये एग्जांपल्स लिखो इसमें नीचे जो फॉर एग्जांपल्स में, ताकि आप एग्जांपल्स में दिखा पाओ। फॉर एग्जांपल में फर्स्ट लिखो जॉन लॉक propounded मतलब जिसने सबसे पहले बताया इसके बारे में। जॉन लॉक propounded या डिस्क्राइब्ड, जो भी लिखना हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आज हमें पता है कितना इजी लगता है कि हाँ ठीक है, पार्लियामेंट होगी, ये लोकसभा होगी, ये राज्यसभा होगी, ये इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। आप सोचो इन्होंने इतने सालों पहले ये सोचा कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने ये सारी चीजें बता दी। अब आप सोचो सेपरेशन ऑफ पावर इन्होंने इतने पहले बता दिया, आज जिसके लिए हम रोते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जुडिशरी क्या कर लेगी, कभी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर कर लेगी। दिल्ली में पॉल्यूशन चालू हुआ, वो काम है एग्जीक्यूटिव का लॉ बनाना, जुडिशरी बोल देगी फटाके बैन कर दो, जुडिशरी बोल देगी डस्ट की इंडस्ट्रीज बंद कर दो। भाई ये काम जुडिशरी का थोड़ी है, ये काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। लेकिन फिर जुडिशरी क्या बोलेगी, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। तो वो अपना अलग एक्सक्यूज लेके आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, और यूएसए ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो किससे प्रभावित था, वो प्रभावित था इसी आदमी से, दैट इज द जॉन लॉक। और इसको लेके अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, एक सवाल आया था इसका, जहां पे पूछा था लॉ और लिबर्टी में क्या कनेक्शन है, और इन्हीं का आंसर था नो लॉ नो लिबर्टी। बाकी वालों को हवा भी नहीं लगी थी, क्योंकि हमको तो अच्छे से पता था। ये शायद 19-20 के आसपास पूछा था, हाँ जब भी था। तो मतलब ये था कि बाकी वालों को तो हवा भी नहीं लगी थी कि क्या होगा लॉ और लिबर्टी के बीच में कनेक्शन। और ये पता था कि हमको कि जॉन लॉक का स्टेटमेंट है वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी। तो वहां से डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन ये जॉन लॉक के थॉट से वहां पे उन्होंने डाल दिया था। जैसे मार्क्स और गांधी वाला क्वेश्चन, हमको तो पता ही था कि मार्क्स और गांधी में क्या चलता है। तो कई बार प्रीलिम्स में भी बहुत एडवांटेज मिला है। अब आप सोचो 2-3 क्वेश्चन एडवांटेज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर 5-6 मार्क्स आपको पॉजिटिव मिल जाए ना, तो बॉर्डर वाला केस दूर हो जाता है लोगों का। मतलब जो अभी आप देखोगे कितने लोग 80, 85, 90 पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, वैसे 29-30 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। बट बहुत सारे लोग इसी स्ट्रगल में अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। नीचे भी इसीलिए तो टाइम लग जाता है, मेंटरशिप वाले बहुत लोग आते हैं। मैंने कहा भाई 20 दिन वैसे ही लेट हो आप लोग, और फिर बेसिकली कितना लेट हो गए, क्योंकि 20 दिन प्रीलिम्स डिले है और मेंस तो वही 20 सितंबर से ही है। तो 20 दिन वैसे ही कम हो गए, 12 दिन रिजल्ट के चले जाएंगे, 1 महीने में तो आपका ऑप्शनल 2 बार खत्म हो जाए। तो वो चीज मैंने कहा कब करोगे फिर बाद में, फिर वही होता है कि मार्क्स नहीं आएंगे, फिर अगली बार वापस अटेम्प्ट दो। चलो अब इसमें लिखो, फर्स्ट लिख लिया, सेकंड एग्जांपल लिख लो मैकियावेली। सेकंड एग्जांपल लिख लो, मैकियावेली वाज नोन एज, स्पेलिंग लिखी हुई है MACHIAVELLI। मैकियावेली वाज नोन एज फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। मैकियावेली वाज नोन एज फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। मैकियावेली वाज नोन एज फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। फिर तीसरा एग्जांपल लिख लो, it gives the framework of comparative study. It gives the framework of comparative study. It gives the framework of comparative study. इसमें एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला ऐसे बना लो जैसे मैंने ये बनाया है ना।
प्रेशर ग्रुप बना के, या यहां पे लिख लो वर्किंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, वर्किंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। और डेवलप्ड कंट्रीज यूके यूएसए, डेवलपिंग और बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड। वर्किंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड। अब चलो इसमें आपसे एक पूछूं कि मैं कैसे बता पाऊंगा एक कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड है? कोई डेफिनेशन है क्या कि इतनी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए या इतनी किसी कंट्री की जीडीपी होनी चाहिए, जिसके आधार पे हम ये डिस्क्राइब करें कि दैट इज द डेवलप्ड, दैट इज द डेवलपिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं। फिर पॉपुलेशन होता तो अपन यहाँ पे होते, इंडिया और चाइना यहाँ पे होते फिर तो। स्टेगनेंट नहीं, पॉपुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है जनरली, स्टेगनेंट पॉपुलेशन भी नहीं है जनरली, देयर इज नो क्राइटेरिया। पहली चीज तो ऐसा कोई क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही तो चल रहा है ना, यूएसए ब्लेम कर रहा है चाइना पे और इंडिया पे कि भाई ये लोग अब डेवलपिंग की डेफिनेशन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग की डेफिनेशन में आते हैं इनको फायदे मिलते हैं। फायदे क्यों मिलते हैं? जब आप किसी देश से इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट मिलते हो, तो इन दोनों कंट्रीज को डब्ल्यूटीओ क्या देता है? कुछ कंसेशंस देता है। तो यूएसए बोलता है इनको कंसेशन देने की क्या जरूरत है, ये थोड़े दिन में हमसे ऊपर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अपन तो ने टारगेट भी कर दिया ना 2047 में बेसिकली इंडिया विकसित भारत बन जाए, डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो देयर इज नो क्राइटेरिया जिससे आप डिफाइन करो कि ये डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। अभी जनरली देखोगे तो G7 के अंदर सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। G7 हमारा एक ग्रुप होता है, ठीक है। कंट्री पता है किसी को? बताओ G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है? नहीं नहीं, आपने पहला ही गलत बता दिया। नो, बताओ G7 में आपका फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्वाड वाली सारी कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और क्वाड में इंडिया भी है, इंडिया भी नहीं है G7 में। भले ही मोदी जी गए थे, अभी देखा होगा ना, मेलोनी जी की वहां सबमिट थी, जो चलता रहता है, सबसे ज्यादा मीम कंटेंट वही चलता है इंस्टाग्राम पे। तो अभी आप सोचो G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन G7 क्यों इंडिया क्यों जाता है? क्योंकि अपन को स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया जाता है। इटली तो है ना, तभी इटली ने सबमिट करवाई है, मेलोनी जी इटली से ही तो है। देखो बहुत सिंपल तरीका याद रखने का, 4 कंट्री यूरोप से हैं। अब पहले तो 4 कंट्री यूरोप की बता दो, उसमें से हिंट दे देता हूं, 2 कंट्री वो है जो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल की मेंबर है। बताओ कौन सी है? यूके और फ्रांस। 2 तो हो गई, नहीं पहले यूरोप की बताओ। पहले यूके और फ्रांस हो गई 2 कंट्री जो किसकी मेंबर भी है? परमानेंट काउंसिल की, यूएनएससी की। अब 2 और कंट्री है, उसको जीआई टैग से याद रख लो, जी फॉर जर्मनी और आई फॉर इटली। इटली में तो सबमिट हुई है, तो इटली तो मेरे हिसाब से कोई भूलेगा नहीं। अब रहा जर्मनी का, तो इटली और जर्मनी 4 कंट्री हो गई, बस यूरोप से 4 ही है। अब आ जाओ बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 2 ही कंट्री है, कनाडा और यूएसए, खत्म हो गया। एशिया से एकमात्र कंट्री है, दैट इज ओनली जापान। हो गई 7 कंट्री। जब रशिया इसके अंदर आ जाता है तो G8 बन जाता है, जब रशिया को धक्का देके निकाल देते हैं तो G7 बन जाता है। क्यों निकालते हैं? रशिया बार बार क्रीमिया को पकड़ के ले जाता है, तो क्रीमिया के एनेक्सेशन के चक्कर में रशिया को बाहर निकाल देते हैं। हाँ 14 से उसके कब्जे में ही है, तो अभी G7 ही है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप सब आए थे तो बोला कि G7 को बढ़ा के G12 कर देते हैं या G11 कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें इंडिया का भी नंबर लग जाता मान लो, ठीक है। तो अभी तो G7 ही है। तो G7 के अंदर मेनली डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन G20 के अंदर आप देखोगे तो G20 के अंदर डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग भी है। G20 की सबमिट करवाई है अपन ने भाई पिछले साल, आप सब लोगों को ध्यान होगा, पिछले साल अपन ने G20 करवाया है। और G20 के अंदर अपन ने एक और किसी को इंक्लूड करवाया है पिछली बार, अफ्रीकन यूनियन। अभी तक अफ्रीकन यूनियन दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ G20। पहली बार इंडिया ने प्रपोज किया था, प्रपोजल इंडिया का था, अपनी समिट में इंडिया ने प्रपोजल दिया था कि अफ्रीकन यूनियन को बेसिकली किस में लाया जाए? आपका G20 के अंदर। और अफ्रीकन यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लोबल साउथ को, मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट करता है आपका अफ्रीकन यूनियन। तो हम गरीबों को साथ में लेके चलते हैं ना सभी लोगों को, तो गरीबों के मसीहा अभी अपन ही हैं। तो अफ्रीकन यूनियन को अपन ने बोला कि इसको करवाओ अंदर, ताकि बेसिकली ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़े।
तो क्वाड इट इज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड अलग है, जो बेसिकली उसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द क्वाड इज द डिफरेंट, और बेसिकली आपका G7 G20 डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अफ्रीका से G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है, अफ्रीका से G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है? साउथ अफ्रीका, यस करेक्ट, और बस एक ही है। तो ये ऐसे याद रखा जाता है कि पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, यस, पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल और केवल साउथ अफ्रीका ही ऐसी कंट्री है जो बेसिकली G20 में आती है। आप पॉलिटिकल साइंस के लिए हो? अच्छा, इसे पढ़ने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं इस पे। जस्ट बेसिकली ये अपने IR में भी चलेगा, G7 G20 इन सब का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सबकी सबमिट्स वगैरह अपन देखते ही देखते हैं क्लोजली। चलो, अब यहां तक क्लियर था सब लोगों को, एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस हो गई है। तो अभी तक आप लोगों को अगर मैं बोलूं जो मैंने आपको सिखाया है वो एक जस्ट अगर कुछ एक फ्रेमवर्क में मैं बनाऊं, आप लोगों को मैंने क्या क्या सिखाया है अभी तक, यहां तक अपन ने ये सीखा। पहला तो जस्ट मैं हेडिंग डाल दूं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। फर्स्ट थिंग अपन ने स्टेट के बारे में सीखा, ठीक है। स्टेट के एलिमेंट सीखे, 4 एलिमेंट जो स्टेट के सीखे थे अपन ने, ठीक है। स्टेट के एलिमेंट के साथ अपन ने सीखा कि स्टडी ऑफ स्टेट को ही अपन बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में मैंने एक वर्ड लिखवाया था कि पॉलिटिकल साइंस है बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, लिखवाया था। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट भी स्टेट से होती है और खत्म भी किस पे होती है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, ये अपन ने लिखा था यहाँ पे। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्टेट के एलिमेंट आप लोगों को पता होने चाहिए जो मैंने बताया, जिसमें टेरिटरी हो गई आपकी, जिसमें पॉपुलेशन हो गई आपकी, जिसमें गवर्नमेंट हो गई आपकी, और जिसमें सोवेरेनिटी हो गई आपकी। ये चीज सीखी। दूसरी चीज अपन ने सीखी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट और दूसरा बेसिकली आपका पॉलिटिकल फिलोसफी और आपका बेसिकली पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों में डिफरेंस देख लिया। ये सब कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। पॉलिटिकल थॉट में मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए दैट इज द कलेक्शन ऑफ आइडियाज, आइडियाज का कलेक्शन से बेसिकली थॉट्स बनी हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पॉलिटिकल फिलोसफी क्या हो गया, जहां पे आपने क्या कर दिया, बहुत सारी पॉलिटिकल थॉट्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आप बता सकते हो अमलगमेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, जिससे आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी बनी। फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पे, पॉलिटिकल फिलोसफी। फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे होगी स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हुई थी, बाद में और भी बेसिकली ये बढ़ता चला गया। फिर कुछ कीवर्ड्स बेसिकली जो आप लोगों ने सीखे, कीवर्ड्स भी बेसिकली लिखने पड़ेंगे आपको, कि आपको ताकि ध्यान रहे आंसर लिखने में सब कीवर्ड्स आने चाहिए। कि अपन ने नॉर्मेटिव कीवर्ड सीखा, नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो वैल्यू पे बेस्ड है। हमने कीवर्ड सीखा इंपेरिकल, जिसका मतलब है ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। हमने कीवर्ड सीखा पॉलिटिकल आइडियलिज्म, जिसका मतलब जो प्लेटो की फिलोसॉफी है उसको पॉलिटिकल आइडियलिज्म में देंगे। हमने कीवर्ड सीखा पॉलिटिकल रियलिज्म, ताकि इसको भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सको, ठीक है। फिर अपन ने सीखा लास्ट में अगर 4th पॉइंट यहाँ पे बनाऊं, दैट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में भी आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पर दिए सिग्निफिकेंस के अंदर। उसमें आप एग्जांपल जैसे प्लेटो का भी ले सकते हो कि प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है। एरिस्टोटल का भी एग्जांपल दे सकते हो। मैंने एग्जांपल आपको जॉन लॉक का भी दिया, ठीक है। मैंने एग्जांपल आपको मैकियावेली का भी दिया, ताकि आपको इनके नाम से एक बार ध्यान में रहने लगे कि इन सभी को अपन आगे बारी बारी से पढ़ेंगे। हमने इसको यहाँ पे कंपैरिजन से भी रिलेट किया, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेट किया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कैसे सिग्निफिकेंस देता है। तो ये सारी चीजें अभी तक अपन ने सीखी है। तो कीवर्ड्स जितनी बार रिवाइज करोगे, जितने बार अपने खुद हाथ से लिखोगे, आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपन चालू करेंगे सोक्रेट्स आइडिया के बारे में, कि सोक्रेट्स से प्लेटो पे कैसे जाएंगे और दोनों को कैसे इंटरलिंक अपन करते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेली अपने माइंड मैप तैयार करने हैं, ठीक है। क्लास के बाद जब भी आप घर पे रिवाइज करो कि क्या क्या नए कीवर्ड सीखे हैं, उनको कैसे कैसे यूज करेंगे, ताकि आपकी ये हर एक ऑप्शनल की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज है। तो सिंपल भाषा से अपन को उस ऑप्शनल की लैंग्वेज पे मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मेटिव हमारे लिए नॉर्मल है, जनरली आप क्या लिखोगे, वैल्यू पे बेस्ड है, तो आप वहां पे लिखना चालू करोगे कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन द नॉर्मेटिव एसेंस या नॉर्मेटिव आइडियाज। ऑब्जर्वेशनल की जगह इंपेरिकल लिखना स्टार्ट करोगे, ताकि आपकी लैंग्वेज पे ग्रास्प होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग अपन डिस्कस करते हैं सोक्रेट्स आइडियाज के बारे में। तो थोड़ी देर इस पे ध्यान से सुनना कि सोक्रेट्स से और प्लेटो से हम क्या क्या सीखने वाले हैं।
अब जैसे आपने बोला था, उसका एक और एग्जांपल देता हूं, जो आपने पूछा था ना कि कन्वेंशन को, सोक्रेट्स ने कोई चीज लिखी नहीं है, ठीक है, तो सोक्रेट्स क्या हुआ, एक सिर्फ जैसे मैं कोई चीज समझा रहा हूं और कोई चीज आपको लिखाऊं ही ना, तो आप 1-2 दिन के अंदर तो फ्री हो, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन याद रख लोगे, उसके बाद तो फिर आपसे पूछूंगा तो आपका सब डब्बा गोली होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको मैंने नोट्स लिखवा दिए तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको वो चीजें माइंड में जाएगी, और उस नोट से बेसिकली जो मैंने बोला है वो सिंक्रोनाइज होता चला जाएगा। तो सोक्रेट्स के जो आइडियाज थे उनका कंपाइलेशन उन्होंने नहीं किया, उनको किसी बुक के अंदर नहीं लिखा। जैसे प्लेटो को मैं बताऊंगा तो प्लेटो ने अपनी बुक लिखी है, द रिपब्लिक लिखी है, द लॉज लिखी है, द स्टेट्समैन लिखी है, ये प्लेटो की किताबें हैं जहां पे उन्होंने अपने आइडियाज को कंपाइल किया। अब आइडियाज को कंपाइल किया तो आज तक भी हम उन आइडियाज को पढ़ रहे हैं। सोक्रेट्स के बहुत कम आइडियाज हैं, तो सोक्रेट्स के जो आइडियाज हमने देखे ना वो प्लेटो के थ्रू ही हमें मिले हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने ही उनको दिखाया, क्योंकि प्लेटो के गुरु थे सोक्रेट्स, तो प्लेटो ने ही जो उनके आइडियाज दिखाए हैं वही हम देख पाते हैं, बट अलग से कोई कंपाइलेशन हमें उसका नहीं मिला, अलग से सोक्रेट्स की कोई बुक नहीं मिली कि दैट इज द सोक्रेट की बुक है, इसमें उनके सारे के सारे आइडियाज हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ आइडियाज की जिसको अपन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया था यहाँ पे डायलेक्टिकल अप्रोच, वो सबसे पहले आई थी आपके सोक्रेट्स से। सोक्रेट्स ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट करना है। उन्होंने ये चीज बोली थी, जो एक टीचर है उसका काम ये नहीं है सिर्फ मैं आपको बस बता के चल जाऊं कि बस ये पढ़ा दिया मैंने पढ़ लेना, मुझे टाइम टू टाइम आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, आप में से वो चीजें निकलवानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि टीचर का काम जस्ट ये नहीं है कि बता के चले गए, मतलब वो बोलना चाहते थे, उन्होंने एक लाइन का फेमस स्टेटमेंट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ, an unexamined life is not worth living, is not worth living, मतलब एक ऐसी लाइफ जिसको एग्जामिन ही नहीं किया जाए उसका बेसिकली कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपका समय समय पर, इसीलिए तो सारे एग्जाम, सारा इवेल्युएशन, हर एक चीज का एक इवेल्युएशन प्रोसेस बनाया हुआ है। मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा, लाइफ के अंदर भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो सोक्रेट्स बोलते हैं कि अगर एक लाइफ को एग्जामिन नहीं किया जाए ना तो वो लाइफ ही नहीं है, मतलब समय समय पे। और वो बोलते थे कि खुद को आपको क्या मानना है कि हम तो बेवकूफ हैं, हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो अब नॉलेज के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये जो डायलेक्टिकल अप्रोच उन्होंने दी थी, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये था कि सबसे पहले एक काइंड ऑफ बेसिकली आपके कोई आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट मतलब कोई अपन चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कोई थीसिस हो गई आपकी, फिर उसपे बेसिकली क्या आएंगे, क्रिटिसिज्म आएंगे, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स आना चालू होंगे, ताकि आप अपनी थ्योरी को और रिफाइन कर पाओगे। ये क्या हो गया, बेसिकली एक काइंड ऑफ एंटीथीसिस हो गया उसका। और फाइनली अपन क्या निकाल पाएंगे, सिंथेसिस निकाल पाएंगे, एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे। अब आप सोचो, इसका मैं आपको रिलेट कर पाता हूं बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से। आज हमारी पार्लियामेंट इस अप्रोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, डायलेक्टिकल अप्रोच का। जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में कोई बिल रखा, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली डेटा प्रोटेक्शन बिल काफी न्यूज में था, तो मैंने पार्लियामेंट में डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया। एक तो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती कि बिल रखा, ठीक है, पास कर दिया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हमारी बिल को लेके क्या बनाई हुई है हमने, बहुत सारी कमेटीज भी बनी हुई है हमारी, अपोजिशन के लीडर्स भी डिस्कशन करते हैं सारी चीजों पे। तो वो क्या रखते हैं, वो बोलते हैं इस बिल के अंदर 10 पॉइंट है तो 5 पे हमें ऑब्जेक्शन है, तो वो अपने ऑब्जेक्शन दिखाएंगे कि इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्शन है, वो बता देंगे। फिर सब मिलके और फर्दर डिस्कशन करेंगे, और 5 में से हो सकता है 3 पॉइंट्स को रिजोल्व कर दिया जाए, कुछ उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो कम से कम 10 में से 7 पॉइंट को तो पास करवाया जाएगा, या 8 पॉइंट को तो पास करवाया जाएगा। तो वो क्या होगी, आपका सिंथेसिस। मतलब हम किसी भी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, मैं अपने आर्ग्यूमेंट रखूंगा, आप उसका अपोज कर सकते हो, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, फिर जो आप क्रिटिसिज्म करोगे उसके पीछे कोई ना कोई कारण दोगे। अगर वो कारण बेसिकली आपका लीगल है, वो कारण बेसिकली आपका सही है, तो मैं उसको चेंज करूंगा, और चेंज करके हम उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे, और फाइनली उस आइडिया को अपन पास करेंगे। तो ये डायलेक्टिकल अप्रोच आज आप देखोगे हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेडरॉक मानी जाती है। डेमोक्रेसी में जिसमें भी अपन बात करते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव के अलावा जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, जहां पे हम डिबेट करते हैं, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं, जहां पे हम डायलॉग करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सोक्रेटिस आइडिया।
तो वन बाय वन इनके कुछ आइडियाज पे डिस्कशन करते हैं अपन। सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन प्लेटो को लिखने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा तो पहला थिंकर क्या मेंशन है, प्लेटो। लेकिन सोक्रेटिस भी हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि प्लेटो ने सोक्रेटिस के आइडिया को कैसे उठाया। तो पहली चीज तो देखो, इनका कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं, एक स्टोरी अपन देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट से पता लगेगा कि ये बात है बेसिकली आपके एथेंस की, ठीक है, मतलब ग्रीक सोसाइटीज की। सोक्रेट्स के टाइम पे जो हमारी ग्रीक सोसाइटीज थी वो कैसी थी? ग्रीक सोसाइटीज के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा था, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा थी, सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटीज हुआ करती थी। ये सब उस टाइम का रेफरेंस था, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, एक बेसिकली एक टीचर की क्लास होती थी जिनको बोला जाता था सोफिस्ट। ये क्या है? ये बेसिकली उस टाइम के टीचर की एक क्लास थी। जैसे कि टीचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो ये लोग बेसिकली बोलते थे, ये किसको फेवर करते थे? ये मनी और मसल पावर। ध्यान से सुनना, ये बोलते थे कि मनी और मसल पावर से सब कुछ पॉसिबल है। ये नॉलेज के पीछे नहीं भागते थे। जैसे मान लो आज अपन बोलते हैं ना कि एजुकेशन का अपन ने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। पहले गुरुकुल चला करते थे, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, ठीक है, गुरु के प्रति एक अलग रेस्पेक्ट होती थी शिष्य की। यहां तो आज तो गाली भी देके जा सकते हैं, ठीक है। तो दो क्लासेस में डिफरेंस देखना, मैं दोनों के बीच में पार्टीशन बता रहा हूं कि बात ग्रीक सोसाइटीज की है। टाइम था लगभग 499 बीसी के आसपास, जब सोक्रेट्स उस सोसाइटी में बिलोंग करते थे। उसी समय एक और क्लास थी जो बेसिकली उस टाइम के टीचर हुआ करते थे, जिनको सोफिस्ट बोला जाता था। बट ये जो टीचर थे, जिस टाइप की एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे, ये बोलते थे कि दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे सब कुछ पॉसिबल है, मनी और मसल पावर। इनको नॉलेज से ज्यादा लेना देना नहीं था। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक नॉलेज के पीछे भाग रहा है, एक मनी और मसल पावर के पीछे भाग रहा है। सोक्रेट्स बोलते थे कि नॉलेज ही बेसिकली अल्टीमेट रियलिटी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उनका, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब नॉलेज ही सबसे बड़ा करेक्टर आपका है। जैसे आप लोगों ने यूपीएससी की तैयारी करते हो तो लबासना का लोगो पता है आपको? लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी जो टैगलाइन किसी को पता है? शीलम परम भूषणम। शीलम मतलब आपका चरित्र, करेक्टर। करेक्टर ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। मतलब बेसिकली करेक्टर से बड़ा कोई वर्च्यू नहीं है। मैं बोल सकता हूं ना, करेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू, मतलब करेक्टर मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। जैसे अपन बोलते हैं कि दो पर्सन हैं, ठीक है, एक के पास नॉलेज भी बेसिकली तभी काम आएगी जब आपका करेक्टर है। अगर गांधी जी के 7 सेंस आपने पढ़े हो तो गांधी जी के 7 सेंस में आता है, नॉलेज विदाउट करेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है। गांधीयन 7 सेंस के बारे में सुना है? जैसे गांधी जी बोलते हैं, वेल्थ विदाउट वर्क कोई मीनिंग नहीं है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी कोई मीनिंग नहीं है। तो मैंने 3-4 चीजों को रिलेट किया। मैंने जो रिलेट किया, पहला पॉइंट बोला कि ग्रीक सोसाइटीज की बात है। सोक्रेट्स का टाइम था जब वहां पे एक टीचर क्लास हुआ करती थी जिनको बोलते थे सोफिस्ट। वो बेसिकली नॉलेज को तो मानते ही नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग मनी और मसल पावर से सब कुछ जीता जा सकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है। सोक्रेट्स उनका अपोज करता है। सोक्रेट बोलता है कि मनी और मसल पावर तो जस्ट मटेरियल कंडीशंस है, आपको अल्टीमेट रियलिटी मिलेगी नॉलेज से, और नॉलेज ही आपका हाईएस्ट वर्च्यू है। नॉलेज से बेसिकली आप अल्टीमेट रियलिटी अचीव कर सकते हो। नॉलेज ही आपको हैप्पीनेस में लेके जाएगी। आप सोचो, वो और आगे आइडिया बढ़ाते हैं। वो बोलता है कि नॉलेज ही बेसिकली रास्ता है गुड वे ऑफ लाइफ का, नॉलेज ही रास्ता है अल्टीमेट हैप्पीनेस का। तो आप सोचो, सोक्रेट बोल रहा है पहले नॉलेज लाओ। अब बोलोगे नॉलेज कहां से लाओ? वो बोलते हैं डायलेक्टिकल अप्रोच करो, लोगों से डिबेट करो, डिस्कशन करो, अपने आप को ये मान के चलो कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो भी मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, मुझे अभी कुछ नहीं आता है। तो इससे बेसिकली आप क्या होंगे? आप बेसिकली सीखने की प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। और मैं बोल दूं सर मुझे तो जो आता है उससे ज्यादा किसी को नहीं आता, तो मेरा क्या आ जाएगा? इगोइस्टिक माइंड आ जाएगा, जहां पे मैं बोलता हूं कि बाकी को कुछ नहीं आता। तो ये इनका क्या रिसेप्टेंस था? ये बोलते थे कि पहली चीज तो चाहिए नॉलेज।
नॉलेज किस रास्ते से आएगी? वो आएगी डायलेक्टिक्स से। डायलेक्टिक्स का मतलब आपको लोगों से डिबेट डिस्कशन करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं आता, समय समय पे अपनी लाइफ को एग्जामाइन करना पड़ेगा, उसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा, तो बेसिकली आप नॉलेज की तरफ जाओगे। अगर आपको ट्रू नॉलेज मिल गई तो नॉलेज से आपकी लाइफ कैसी होगी? अच्छी होगी, और अच्छी लाइफ होगी तो क्या मिलेगी? फाइनली हैप्पीनेस। मतलब ये सोचो, ये सिमिलर चीज एथिक्स में भी है। GS4 का जो आपका एथिक्स का पेपर है, ये वहां पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि एथिक्स में क्या लेके आती है? हैप्पीनेस से तो लेकर आएगी। जितना अपन मॉरल रहेंगे, जितना अपन सारी ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, जितना अपन बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स को मानेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनेंगे तो हैप्पीनेस आएगी। अब हैप्पीनेस, क्योंकि इसको भी जब आप आगे लेके जाऊंगा, हैप्पीनेस में भी बेसिकली पैरामीटर बन जाएंगे। एक बच्चे को जो हैप्पीनेस है वो खिलौने में मिलेगी, किसी को BMW और बंगले में मिलेगी, ठीक है। तो हर पर्सन की वो भी वेरिएशन होगा, लेकिन कुछ मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस होगी। BMW क्या है? घर, अच्छा बंगला क्या है? मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस। कुछ लोग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट थिंग। तो वो चीज बेसिकली आगे सीखेंगे, बट यहां पर हमें ये चीज सीखने को मिली है। जैसे यहां पर आप जब आप सीख रहे होंगे तो आपको एक स्टोरी फॉर्म में याद रखना है कि सर ने क्या पढ़ाया, कि सबसे पहले हमने एक थिंकर को पढ़ना स्टार्ट किया जो कि बिलोंग करता है ग्रीस से, या ग्रीक सोसाइटीज से, या पर्टिकुलरली एथेंस से, ठीक है। टाइम है लगभग 499 BC के अराउंड का, ठीक है। तो जब सोक्रेट्स अपने आइडियाज देता है, तो क्योंकि मैं अपने आइडिया तब दूंगा ना जब समाज में बुरा हो रहा होगा। अब आप सोचो कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो मैं कैसे आइडिया दूंगा? किसी चीज को काउंटर करके तो मैं अपने आइडिया बनाऊंगा ना। बाहर कुछ चीज गलत हो रही होगी तभी मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। चाइल्ड ऑफ हिज टाइम से मतलब उसके टाइम पे जो घटनाएं घट रही होगी उसके अकॉर्डिंग उसके आइडिया बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ऊपर से बोलेगा कि जाओ ये सारी की सारी चीजें आपको जाके दुनिया को समझानी है। वो तो बेसिकली अलग काइंड ऑफ, उन्होंने भी वही समझाया है। आज भगवान बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, उन्होंने वही तो समझाया है जो सोसाइटी में हो रही गलत चीजों को तो करेक्ट किया है, ठीक है। जैसे वो ना दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, वो सब चीजें कहां से आई? जब उन्होंने देखी बहुत सारी मिजरीज इन द सोसाइटी। तो बोलने का मतलब है कि आपको याद रखने के लिए स्टोरी, पहली चीज सोक्रेट्स ग्रीक सोसाइटीज से आते हैं, ठीक है। उनके टाइम पे एक टीचर की क्लास है सोफिस्ट, जो बोलती है कि मनी मसल पावर से सब कुछ पॉसिबल है। ये बोलते हैं नहीं, मनी मसल पावर सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक आप लोगों को बनाती है। आपको चाहिए ट्रू नॉलेज। नॉलेज भी ट्रू लगाई है उन्होंने, क्योंकि नॉलेज एक आतंकवादी के पास भी है। अपन से बहुत ज्यादा नॉलेज है, टेक्निकल में भी बहुत ज्यादा उसके पास नॉलेज है, बट कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए उन्होंने लगाया ट्रू नॉलेज। अब ट्रू नॉलेज लाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मतलब आपका डिबेट डिस्कशन डायलॉग, ठीक है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, उससे आपको डेली आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी, ठीक है। नॉलेज आपकी बढ़ेगी तो नॉलेज से बेसिकली आपको क्या मिलेगी? एक गुड वे ऑफ लाइफ। आप एक अच्छे इंसान बनोगे, और अच्छे इंसान बनोगे तो आप किसकी तरफ चले जाओगे? अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ। ये क्या बनाएगी? अब इसको आगे प्लेटो से भी जोड़ सकते हो। ये हमारी सोल को कैसी बनाएगी? जस्ट। अब जब सोल जस्ट बन गई तो आप इंसान कैसे बनोगे? जस्ट मैन। तो पहले जस्ट सोल बनी, देन जस्ट मैन बना, और जस्ट मैन से सोसाइटी कैसी बन गई? जस्ट सोसाइटी। और जस्ट सोसाइटी से पूरा राज्य कैसा बन गया? जस्ट स्टेट। तो इसी को प्लेटो ने क्या कर दिया? आगे कनेक्ट कर दिया। प्लेटो ने इसी चीज को आगे कनेक्ट करके दिखा दिया। और आइडिया कहां से उठाया था प्लेटो ने? डायलेक्टिक्स का। प्लेटो को भी तो कोई सिखाने वाला चाहिए था, तो प्लेटो के गुरुजी थे आपके सोक्रेट्स, जो जिन्होंने प्लेटो को क्या सिखाया? डायलेक्टिक्स, नॉलेज गेन करने का तरीका, ठीक है। और नॉलेज भी सारी एथिकल नॉलेज, मॉरल नॉलेज, गुड वे ऑफ लाइफ की नॉलेज, ट्रू नॉलेज, ठीक है। इल्यूजनरी नहीं, एक वो नॉलेज जो भ्रम पैदा करेगी। तो भ्रम वाली नॉलेज नहीं चाहिए, वास्तविक नॉलेज चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये किसके अपोज करते हुए आई? इन सोफिस्ट के, जो बोलते थे कि मनी और मसल पावर से अच्छी लाइफ कहीं नहीं है। एक तरह जैसे चारवाक फिलोसॉफी पढ़ते हो ना आप हिस्ट्री में, जैसे कि वो क्या बोलते हैं? आराम से खाओ पियो, शादी वादी करो और आराम से भोगवादी प्रवृत्ति में रहो। ईट मेरी एंड स्लीप, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री में। खाओ पियो, शादी करो और सो आराम से। ईट मेरी स्लीप उनकी फिलोसॉफी पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी है। फिर बुद्धिज्म ने क्या बोला? कि दोनों में बैलेंस करो। बोला कि न ज्यादा त्याग हो और न ज्यादा भोग हो, न एक्सट्रीम पेनेंस हो न एक्सट्रीम मटेरियलिज्म हो, दोनों का बीच का रास्ता, दैट इज द मिडिल पाथ। ये बुद्धिज्म बोल के चला गया। जैनिज्म ने क्या बोला? कि त्याग ऊपर रहेगा, भोग बिल्कुल जीरो रहेगा। जैनिज्म किस पे बिलीव करता है? एक्सट्रीम फिलोसॉफी पे, दैट इज द एक्सट्रीम पेनेंस रहेगा, और मटेरियलिस्टिक आपका जीरो रहेगा। तो ये तीनों से भी आपका रिलेट हो जाता है।
तो यहां पे आप चाहो तो ये आपके ऐसे में भी काम आता है या आपके एथिक्स में भी काम आता है। थोड़ा लिख लें आप इसको, ठीक है। ये समझ आया थोड़ा सा कि कैसे रिलेट कर सकते हो, इसका एक लास्ट में फ्लो चार्ट भी अपन बनाते हैं। फिर कुछ डाउट है? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिंपल सी चीज, डेमोक्रेसी की बहुत सारी फॉर्म है। जैसे हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि एथेंस में क्या था। एथेंस में उस टाइम पे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बटे हुए थे, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब था जहां पे लोगों के द्वारा मिलके किसी को निर्वाचित किया जा रहा था। तो उसको बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब वही होता है, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। तो वही रूल ऑफ पीपल था। लेकिन जैसे आज इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया में जब आप देखोगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, एक इंडेक्स निकाली जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक इंडेक्स निकालता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और हमारी हालत बहुत खराब है। 85 नंबर पे आते हैं हम करप्शन पे, आउट ऑफ 120-30 कंट्री में। आप सोचो इतना ज्यादा करप्शन है हमारे यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी के साथ। तो वहां पे दूसरी चीज क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर भी काफी डिस्टर्ब था। प्लेटो के टाइम पे सोक्रेट्स को बेसिकली क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। मिसबिहेव किए गए। तो प्लेटो को लगा कि डेमोक्रेसी मजेदार फॉर्म नहीं है। डेमोक्रेसी में जहां पे ज्यादा लीडर्स हो रहे हैं ना, प्लेटो को गुस्सा जब आ रहा था कि जहां पे जितने ज्यादा लोग रूल कर रहे हैं ना, वहां पे उतना ज्यादा मिस रूल हो रहा है। तो आप सोचो, इतना दिमाग लगाना, प्लेटो ने एक ही आदमी को रूलर क्यों बनाया? प्लेटो ने मोनार्की को, प्लेटो ने इसको क्यों चुना मोनार्की को? क्योंकि प्लेटो को दिख रहा है जहां पे जितने ज्यादा रूलर, वहां पे उतना ज्यादा करप्शन, वहां पे उतनी ज्यादा मिस गवर्नेंस, वहां पे उतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस। तो उसने कहा कि बेसिकली इतने सारे लीडर नहीं बनाने, एक को ही बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि जो बहुत ही प्राइम लीडर हो। तो उसने सब कुछ ही कर दिया, एक फिलोसोफर बना दिया, न कोई फैमिली से वास्ता, न कोई प्रॉपर्टी से वास्ता, तो पूरी तरह से योगी जी लाके खड़े कर दिए उन्होंने वहां पे। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक आदमी को आप फैमिली से भी अलग कर दो। मैंने आपको बोला ना कि प्लेटो ने तो ये तक बोल दिया कि आपको बेसिकली जब शादी होगी तो शादी का पर्पस भी सिर्फ बच्चा करना है, बच्चा करने के बाद दोनों सेपरेट हो जाओ, ठीक है। और बच्चा किसको सौंप दिया जाएगा? स्टेट को। स्टेट बच्चे को कौन ट्रेन करेगा? स्टेट। बच्चे को एजुकेशन कौन देगा? स्टेट। और उसमें भी स्टेट डिसाइड करेगा किसकी किससे शादी होगी। अब ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसीलिए मैंने बोला कि प्लेटो के कुछ आइडिया कैसे हो गए, बहुत आइडियलिस्टिक हो गए, जो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाए। तो प्लेटो, डेमोक्रेसी का जनरल मीनिंग ये है जहां पे रूल ऑफ लॉ, जहां पे लोग मिलकर रूल कर रहे हैं, जहां पे नंबर ऑफ रूलर्स ज्यादा है, क्योंकि मोनार्की में सिंगल होगा, ओलिगार्की में कुछ हो जाएंगे, और बेसिकली डेमोक्रेसी में जहां पे जनता हो जाएगी। और हमारे इंडिया में भी आप देखो, हमारा जब आप लोगों ने वो देखा होगा प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, पढ़ा होगा तो, डेमोक्रेसी भी लिखा हुआ है। तो अब आप सोचो कि हम तो रिपब्लिकन भी हैं, हम डेमोक्रेटिक भी हैं। तो आप सोचो रिपब्लिकन का ही बड़ा स्वरूप क्या आ गया, डेमोक्रेसी। देखा जाए तो रिपब्लिकन में अपन ने क्या किया, जहां पे लोग चालू हुए रूल करना, क्योंकि रिपब्लिकन में सिर्फ ये बोला गया कि राजा रानी का हटा दो। पहले किसके नाम पे चल रहा था? जैसे आज भी ब्रिटेन के अंदर मोनार्की है, रूल किसके नाम से चलता है? किंग या क्वीन के नाम से चलता है, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के नाम से। अभी भी सिंबल कौन है वहां पे? क्वीन एलिजाबेथ। तो हमने क्या बोला, रिपब्लिकन का मतलब अब किंग और क्वीन के नाम से कोई भी शासन नहीं चलेगा। हमारा शासन किसके नाम से चलता है आज? प्रेसिडेंट के नाम से। किंग या क्वीन है क्या कोई हमारे यहाँ पे? तो रिपब्लिकन आ गया। रिपब्लिकन का और एलोबरेट स्वरूप हमने क्या दिखा दिया? डेमोक्रेसी। बट रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी में सिमिलैरिटीज है, डेफिनेटली है। इज इट क्लियर? चलो अब लिखो, हेडिंग डालो, सोक्रेट्स। इसमें इनका टाइम लिख लो, 470 टू 399 बीसी, लगभग इनका जो टाइम है। ये भी सब अप्रोक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलते, लगभग अप्रोक्स टाइम मिलते हैं। 470 टू 399 बीसी। इसमें लिखो, सोक्रेट्स इज कंसिडर्ड एज Socrates is considered as the wisest man on the earth. Socrates is considered as the wisest man, बोर्ड पे लिखा हुआ है, on the earth.
फुल स्टॉप. He criticized sophist view of बोर्ड पे लिखा हुआ है. He criticized sophist view of money and muscle power. Sophist view of money and muscle power. Sophist view of money and muscle power. Full stop. He said that यहां तक लिख लिया. Sophist view of money and muscle power. Full stop. He said that sophists neglected. He said that बोर्ड पे लिखा हुआ है. Sophists neglected the dialectics of knowledge. बोर्ड पे लिखा हुआ है. Neglected the dialectics of knowledge. He said that sophists neglected, बोर्ड पे लिखा है पूरा, sophists neglected the dialectics of knowledge. Full stop. He said that knowledge is virtue. He said that knowledge is virtue. बोर्ड पे लिखा हुआ है knowledge is virtue. वर्च्यू के ब्रैकेट में चाहे तो लिख लेना, ब्रैकेट में हाईएस्ट कैरेक्टर समझने के लिए. He said that knowledge is virtue. अंडरलाइन कर लेना, इनका ये स्टेटमेंट है फेमस. नॉलेज इज वर्च्यू. फुल स्टॉप. ऑल नॉलेज ऑफ गुड लाइफ, all knowledge of good life is located inside us. All knowledge of good life is located inside us. सारी की सारी नॉलेज हमारे अंदर ही है. All knowledge of good life is located inside us. Full stop. It is located in our soul. SOUL. It is located in our soul. We need to listen our soul. LIS listen ना सुनो. We need to listen. We need to listen. We need to listen our soul to get. We need to listen our soul to get right answers. To get right answers. अब इसको अगर एथिक्स में जब आपने एक वर्ड मेरे हिसाब से अगर किसी ने पढ़ा हो या सुना हो, ये वर्ड सुना है कॉन्शियंस. हाँ, क्या मैंने लिखवाया ये कॉन्शियंस से कुछ रिलेटेड है? ये वर्ड सुना है कॉन्शियंस. कॉन्शियंस का मतलब होता है कि हम ये पता लगा पाए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. सही और गलत के बीच का चुनाव जो हमारा इनर माइंड करता है. क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑल नॉलेज, मैंने नहीं मतलब सोक्रेट्स ने, कि ऑल नॉलेज ऑफ गुड लाइफ लोकेटेड इनसाइड अस. और हमारे अंदर कहां पर है? हमारी सोल के अंदर. अगर हमारी सोल करप्ट है, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे साथ, हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो उस समय तो भले ही आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, बट थोड़े देर के बाद आपका कॉन्शियस आपको एक सिग्नल जरूर देगा कि हम गलत थे या सही थे. जो भी होगा आपको अपने खुद को तो पता चल जाएगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस बेसिकली हमारी इनर माइंड है देखा जाए तो, जो हमें ये बताएगा कि हमारे लिए सही है या गलत है. माने या नहीं माने वो बात अलग है. दुनिया के सामने आप किसी चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, बट आपको आपका कॉन्शियस बता देगा कि हाँ हमने गलत किया है, हमने किसी के साथ गलत किया हो, कुछ भी किया हो, तो हम वहां तो सामने तो फेस टू फेस हो जाएंगे उसके सामने, लेकिन आपको खुद को पता लग जाएगा कि गलती है या नहीं है. और ये एथिक्स में वर्ड यूज करते हैं अपन. जब आपका कॉन्शियस धीरे धीरे करप्ट होने लगेगा, जब आप बेसिकली करप्शन करने लगोगे, नेपोटिज्म करने लगोगे, तो आपका धीरे धीरे क्या जो मोरल वैल्यूज है वो इरोड होने लगेगी, आपकी धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगी. तो वो यही बोलना चाह रहा है. इसमें एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए. मैंने आपको जो फर्स्ट बोला था सोक्रेट्स का, एक फ्लो चार्ट बनाता हूं.
कि सोक्रेट्स क्या क्या बोलना चाह रहा है ताकि आपको फ्लोचार्ट से याद रहे। सोक्रेट्स पहले बोलता है यहां पे कि आपको बेसिकली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। वो किससे मिलेगी? डायलेक्टिक्स से। डायलेक्टिक्स से आपको मिलेगी नॉलेज, और ये नॉलेज बेसिकली आपके पास थी। ठीक है, ये नॉलेज आपके पास कहां पे थी? इनसाइड अस्थि, बट आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, नॉलेज से बेसिकली आपका जो है, आपकी बनेगी जस्ट सोल। या इसको पहले प्लेटो से बाद में रिलेट करते हैं, पहले अपन जस्ट इसको सिंपल रिलेट करते हैं सोक्रेट्स आइडिया से, ताकि हैप्पीनेस तक अपन पहुंच पाए। फिर हैप्पीनेस से अपन जस्ट सोल पे चले जाएंगे प्लेटो वाले आइडिया पे। तो सोक्रेट्स ने बोला कि डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स का मतलब आपने क्या किया? यहां पे आपने डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, ठीक है, जिससे बेसिकली आपको नॉलेज मिली। ठीक है, नॉलेज से बेसिकली आपको जो आपको यहां पे बोल सकते हैं गुड वे ऑफ लाइफ आपको मिलेगा, और अल्टीमेट बेसिकली आप किधर चले जाओगे? हैप्पीनेस पे। एक डायग्राम तो ये होगा, ठीक है, एक डायग्राम। और हैप्पीनेस से बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा? इनर सेटिस्फेक्शन। इनर सेटिस्फेक्शन। दूसरा डायग्राम ये होगा, इसी को आगे फर्दर रिलेट करते हुए कि सोक्रेट्स ने क्या बोला? नॉलेज लोकेटेड इनसाइड सोल। नॉलेज कहां पर है? लोकेटेड इन सोल। सोल में नॉलेज लोकेटेड है। इसके लिए भी आपको डायलेक्टिक्स की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो सोल में नॉलेज आ गई। सोल से बेसिकली जब आपने इस नॉलेज को रिफाइंड वे में यूज किया तो आपकी सोल कैसी बनेगी? जस्ट सोल। और जस्ट सोल से बेसिकली आपका बनेगा जस्ट मैन। जस्ट मैन से जस्ट सोसाइटी। ये एथिक्स में भी यूज किया जाता है ये डायग्राम, जस्ट सोसाइटी। और फाइनली आपका जस्ट स्टेट। ये दोनों डायग्राम भी बना सकते हो। बोलो। ये तो सेडिशन को रिलेटेड है। हाँ, तो सेडिशन एरिस्टोटल में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, एरिस्टोटल का जो सेडिशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो एक्चुअली एरिस्टोटल ने जब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताया था, तो एरिस्टोटल का मैंने बोला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो लीगल कॉन्सेप्ट था। और सेडिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिफेम करना, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो या किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, थ्योरी ऑफ स्टेट था, वहां के अंदर एरिस्टोटल बहुत क्लियर आपको बोलता है कि अगर कोई भी सेडिशन या कोई भी अदर एक्ट है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, चाहे वो लिटिल थिंग्स हो, जो किसी न चीज को अरोज करती हो, तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे इसमें एक और एग्जांपल आपको देके समझाता हूं कि एरिस्टोटल ने जब अपनी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने सिटीजनशिप स्लेव्स को नहीं दी, सिटीजनशिप वुमन को नहीं दी, सिटीजनशिप एल्डर्स को नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसमें भी कुछ रीजंस थे कि ये जो बेसिकली बहुत सारी चीजें होगी पॉलिटिक्स के अंदर, उसको एल्डरली सिटीजन्स नहीं झेल पाएंगे, बच्चों के पास तो उतना ज्ञान नहीं है, एल्डरली बेसिकली अपनी एज की वजह से नहीं झेल पाएंगे, तो उनको बाहर कर दिया। तो ये सब चीजें उन्होंने उसमें लिखी है। सेडिशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी हो गया, या सिटीजनशिप का हो गया, सब इसमें। किसको? हाँ, एक्चुअली अब यही तो चीज है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। हर एक थिंकर जो भी चीज बोल रहा है वो बोल रहा है अपने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में।
अपने उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आज इसको रिलेट नहीं कर सकते। अब आप सोचो, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर देता हूं इस पे। एरिस्टोटल ने स्लेव्स को बेसिकली वोटिंग राइट्स नहीं दिए। एरिस्टोटल ने बेसिकली मास्टर और स्लेव में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अब मैं बोलूंगा आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी को खत्म करो। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, बेगार स्लेव सिस्टम को खत्म करो। तो क्या उनके सिस्टम को आज चला सकते हैं क्या अपन? तो हर एक चीज नहीं चलेगी। उन्होंने जो दिया उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल वैलिड था। उन्होंने क्या बोला आप सोचो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोगों को, बातें नहीं। एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे स्लेवरी का नाम सुना है? जब किसी को आप गुलाम बना लेते हो, तो आज के टाइम पे क्या स्लेवरी को जस्टिफाइड कर सकते हो क्या? लेकिन एरिस्टोटल ने उस टाइम पे स्लेवरी को जस्टिफाई किया और अपना लॉजिक भी दिया। एरिस्टोटल बोलता है कि मास्टर और स्लेव एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्यों रिक्वायर्ड कंडीशन है? मास्टर के पास है दिमाग और स्लेव के पास है फिजिकल लेबर। मास्टर को फिजिकल लेबर के लिए स्लेव की जरूरत है, स्लेव को अपने डिसीजन मेकिंग के लिए मास्टर की जरूरत है। हेंस मास्टर और स्लेव दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उसने एक कंडीशन भी लगाई, लेकिन मास्टर को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मास्टर को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्लेव के साथ बेसिकली ऐसा बेगार वाला सिस्टम ना किया जाए। तो आप सोचो, उस आदमी ने जस्टिफाइड भी किया और साथ में फिर एरिस्टोटल को अपोज कर दिया इमानुएल कांट ने। वो बोल दिया स्लेवरी तो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है, स्लेव से तो आपका ह्यूमन डिग्निटी खत्म हो जाएगी। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइम, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। तो उसको आप रिलेट नहीं कर सकते कि जो उन्होंने बोला वो आज भी सेम सही हो। अब आप सोचो ना, वो बात कर रहे हैं 300 बीसी की, 470 बीसी की, 570 बीसी की, उसको आज अपन डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें रेलेवेंट है। मान लो जैसे मैंने आपको बोला एरिस्टोटल का क्या रेलेवेंट है, एरिस्टोटल बोलता है मैन इज ए सोशल एनिमल। डेफिनेटली अभी भी उतना ही रेलेवेंट है। आज तो दिक्कत आ रही है, सोशल एनिमल की जगह आदमी इकोनॉमिक बनता जा रहा है। बिल्कुल रेलेवेंट है। एरिस्टोटल ने बोला कि गोल्डन मीन होना चाहिए, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गोल्डन मीन बनाया। एरिस्टोटल ने प्रेगमेटिक अप्रोच को फॉलो किया। तो बहुत सारी चीजें रेलेवेंट होगी और बहुत सारी चीजें होगी। अब प्लेटो की थ्योरी को आप कैसे लगा दोगे भैया? प्लेटो की थ्योरी, लेकिन प्लेटो में भी बहुत सारी चीजें रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है? जैसे प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन आज हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट कर सकते हैं। प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस एक मॉरल सेंस ऑफ जस्टिस से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन फिलोसोफर किंग नहीं करूंगा, क्योंकि रोल्स ने भी वही करने का ट्राई किया जो प्लेटो करके गया था। और कई लोगों ने तो प्लेटो को यह भी बोल दिया कि ये क्या एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से आपके राइट छीन लिया ना। मतलब आप खुद मैं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राइट टू मैरी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आपने पढ़ा होगा ना, क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में कि राइट टू मैरी किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर। अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 में। अब प्लेटो ने तो छीन लिया आपसे कि स्टेट डिसाइड करेगा वो विल मैरी हुम। तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे? तो हर चीज अब आज आप सोचो, जैसे इन्होंने किताब में दिखाया कि जो हमारा सेडिशन है, लो बना हुआ है पूरा का पूरा सेडिशन का, ब्रिटिशर्स ने बना दिया था। मतलब हमने नहीं बनाया, ये लो हमारे लिए 200 साल पहले से 300 साल पहले से बने हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम से। आज तो हम उनको रिपील कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मुद्दा जैसे सेडिशन का हमारे सेक्शन है आर्टिकल 124A ऑफ आईपीसी। सेडिशन का जो एक्ट है ना हमारा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A है। अब हमने आईपीसी को ही खत्म कर दिया, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी और सीआरपीसी को बदल दिया ना तो अपन ने। और सेडिशन को भी डिमांड उठ रही थी कि सेडिशन कैसा है? एक ऐसा लॉ है जो बेसिकली लोगों से क्या छीन रहा है? उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। सेडिशन में क्या कर रहे हो? मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो कर्व करा ना आपने। जैसे त्रिपुरा के अंदर हुआ, इतने सारे जर्नलिस्ट को बेसिकली क्या कर दिया गया? मार दिया गया, शूट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो सेडिशन, इसीलिए आज के तारीख में आप देखोगे कि सेडिशन बेसिकली क्या है? एक अच्छा तरीका है, लेकिन सेडिशन को रेगुलेट करना जरूरी है। सेडिशन के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, सेडिशन लॉ के अंदर भी। तो खामियों को लेके बहुत सारी कमेटीज हमने बनाई है, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए सेडिशन को लेके। तो उनका कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, हमारा अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। चले आगे। ठीक है, दोनों डायग्राम हो गए। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो डायलेक्टिक्स का भी लिख लो। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो डायलेक्टिक्स इज द वे, नेक्स्ट लाइन में डायलेक्टिक्स इज द वे, डायलेक्टिक्स इज द वे टू एक्सट्रैक्ट, डायलेक्टिक्स इज द वे टू एक्सट्रैक्ट
knowledge in various forms. Dialectics is the way to extract मतलब निकालना. Dialectics is the way to extract knowledge in various forms. Dialectics is the way to extract knowledge in various forms. और इसके डायलेक्टिक्स के नीचे ब्रैकेट में ये भी लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे. इसमें क्या होगा, आपका थीसिस होगा, कोमा एंटीथीसिस होगा. और डायग्राम बनाना हो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये भी बेस्ट रहेगा. डायग्राम भी बना लो ताकि आपको ध्यान रखने में आसानी रहेगी. ये डायग्राम बना लो कि डायलेक्टिक्स अप्रोच क्या होती है. आर्ग्यूमेंट, एक क्रिटिसिज्म और एक सिंथेसिस. थीसिस, एंटीथीसिस और आपका एक कंक्लूजन टाइप से. ये डायग्राम बना लो डायलेक्टिक्स को लेके कि डायलेक्टिकल अप्रोच, ताकि आपको ध्यान रहेगी डायलेक्टिकल अप्रोच क्या है. ये वाला डायग्राम बनाना है. दिख रहा है सब लोगों को इधर से? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के लिए हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है, यूपीएससी में ऐसे आया था. अभी मुझे एग्जैक्टली लाइन तो ध्यान नहीं है, वो ऐसे था पूरा का पूरा हैप्पीनेस पे. ठीक है, अब हैप्पीनेस पे ऐसे लिखना है, मान लो आपको 10 से 12 पेजेस के अंदर, तो कम से कम एक डायमेंशन तो सोक्रेट्स ने दे दी है. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस का मतलब कैसे डिफाइन करोगे आप लोगों के लिए, कि व्हाट डज मीन बाय हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस में एक बुद्धा का भी बहुत अच्छा कोट था, वो मैं बताता हूं, जो मैंने यूज किया था वहां पे उस टाइम पे. तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है, बोलो आप लोगों के लिए किस चीज में खुशी मिलती है आप लोगों को. ठीक है, छुट्टी मनाने में, घूमने जाने में, शॉपिंग करने में. व्हाट डज मीन बाय हैप्पीनेस, ब्रोडर मीनिंग. मतलब ठीक है, ये तो नॉर्मल हो ही गया कि ये तो आपकी, इसको तो मैं एक वर्ड बोल दूंगा कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है. घूमना फिरना, छुट्टी मनाना, शॉपिंग करना, गाड़ी खरीदना, इट इज ए काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, जो आपको कुछ मटेरियल से हैप्पीनेस मिल रही है. बट ये क्या है, क्या ये परमानेंट हैप्पीनेस है क्या? मतलब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, क्या इज इट ए परमानेंट हैप्पीनेस. ये कुछ टाइम के लिए दे देगी आपको हैप्पीनेस. नई गाड़ी खरीद लेगी तो 1 महीने तो अपन अच्छे से संभाल के रखते हैं, उस पर कोई कहीं स्क्रैच नहीं आ जाए. 2-3 महीनों के बाद कहीं भी पड़ी है, कोई उसको देखने वाला नहीं है. तो वो एक कैसी हैप्पीनेस हुई, जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं हुई. तो और परमानेंट हैप्पीनेस क्या मिलेगी स्पिरिचुअल में, क्या, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा कोट था. ठीक है, जो बुद्धा का कोट है, बोलो सही है या नहीं है. रिमूव आई, रिमूव वॉन्ट, यू आर लेफ्ट विद द हैप्पीनेस. मैं की जगह हम पे चले जाओ. ठीक है, अभी हम किस पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं हर चीज में, मेरा मेरा मेरा. तो वो बोलते हैं कि पहले तो अपने आप में से आई हटाओ. ठीक है, दूसरा अपनी वॉन्ट हटा दो. ठीक है, मतलब जो अपनी डिजायर्स है. ठीक है, तो मैं भी हट गया और डिजायर्स मतलब वॉन्ट्स भी हट गई, तो जो बचेगा वही हैप्पीनेस है. तो उन्होंने बोला दोनों चीजों को हटाने के बाद जो बचा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, दैट इज योर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. मतलब आपने क्या कर दिया, अपनी जो वॉन्ट्स है, इसको बोलते हैं, ये गांधी जी का इसने भी बाद में रिलेट किया, मिनिमाइजेशन ऑफ वॉन्ट्स. अपन क्या कर सकते हैं, हटा तो नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं. मिनिमाइजेशन ऑफ वॉन्ट हो गया कि ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही. हाँ हाँ, ये भी हो देखो, मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया है. पॉलिटिकल साइंस इज फुल ऑफ पर्सपेक्टिव्स. ये एक पर्सपेक्टिव दिया है, दूसरा पर्सपेक्टिव किसी को लर्निंग में, ठीक है, किसी को टीचिंग में, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है. जैसे कि मैं आपको और बोलूं कि कई लोग बोलेंगे हैप्पीनेस का मतलब क्या है, इनर सेटिस्फेक्शन ही हैप्पीनेस है उनके लिए. अब इनर सेटिस्फेक्शन अलग अलग तरीके से आ सकती है. किसी को दान करके आ रही है, किसी को गरीब का भला करके आ रही है, किसी को बहुत सारे एक्ट हो सकते हैं. तो हैप्पीनेस इज ए वेरी ब्रॉड डायमेंशन. तो अब आप सोचो 10-12 पेज में ऐसे लिखना है ना, तो जस्ट लिख के थोड़ी छोड़ देना है हैप्पीनेस ये है. आपको इसको पॉलिटिकल हैप्पीनेस से भी रिलेट करना पड़ेगा, सोसाइटी से भी जोड़ना पड़ेगा, एनवायरनमेंट से भी जोड़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ना पड़ेगा, साइंस से भी जोड़ना पड़ेगा,
तो अब आप सोचो ना, जब आप पर्टिकुलर कोई चीज लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो आपको 10 से 12 पेज में वही हैप्पीनेस 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 घुमाना है। तो यू हैव टू यूज लॉट ऑफ डायमेंशन। पॉलिटिकल, जैसे मैं बोलूंगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, ये बेसिकली पॉलिटिकल हैप्पीनेस है फॉर द वुमन, है या नहीं है बताओ? ठीक है, मैं बोलूंगा कि मान लो कहीं पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके बहुत बड़ा काम हुआ, तो वो भी बेसिकली हैप्पीनेस है, किसके लिए? नेचर के लिए, क्योंकि बेसिकली हम क्लोज जा रहे हैं नेचर के लिए। ठीक है, बहुत सारे टाइप की, कहीं पे बेसिकली इंटरनेशनल पीस हुआ, तो वो भी बेसिकली हैप्पीनेस है एक। तो आपको जब लिखना होगा तो बहुत सारे डायमेंशन से यू कैन रिलेट। तो पहले तो आज की क्लास में अपन इतना ही। आज की क्लास में क्या सीखा, फटाफट से लर्निंग बता दो, यहीं पे अपन एंड करेंगे कि क्या क्या आज की क्लास से आप बता सकते हो। पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म। पॉलिटिकल आइडियलिज्म किसका है? प्लेटो का। और पॉलिटिकल रियलिज्म में बहुत सारे थिंकर्स, एरिस्टोटल के अलावा भी बहुत सारे आएंगे। ठीक है, एक लर्निंग आज की क्लास से, कोई भी चीज इसको आप रिलेट कर पाओगे। सोक्रेट्स और सोफिस्ट के बीच में डिफरेंसेस किसके में थे? एक जाता था नॉलेज की डायलेक्टिक्स में, और एक बिलीव करते थे मनी और मसल पावर में। यस, कोई भी एक पॉइंट दोनों में। हाँ, सिग्निफिकेंस में एक सिग्निफिकेंस बता दो। रूल ऑफ लॉ बाय एविडाइसी, ठीक है, बोल सकते हो कुछ भी। एविडाइसी तो फिर भी बहुत बाद में आए, ठीक है, थिंकर्स में नहीं आएंगे। एविडाइसी तो क्या, एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। ठीक है, आप मैकियावेली का नाम ले सकते हो, जॉन लॉक का ले सकते हो, प्लेटो का दे सकते हो, किसी का भी नाम बेसिकली दे सकते हो। यस, कोई भी एक पॉइंट। सेपरेशन ऑफ पावर, जो बेसिकली एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सिग्निफिकेंस है, जो कहां से आई? जॉन लॉक के आइडिया से। यस, सेक्युलरिज्म मैकियावेली ने दिया। यस, क्योंकि मैंने बोला ना, दैट वर्क ऑफ टीचर, सोक्रेट्स ने बोला टीचर का काम जस्ट पढ़ाना नहीं है, आप लोगों से एक्सट्रैक्ट भी करना है। बोलो, डायलेक्टिक्स अप्रोच। इसके 3 थीम क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स, क्रिटिसिज्म और लास्ट में कंक्लूजन। यस, आप नॉलेज इज वर्च्यू। यस, नॉलेज सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। यस, आगे सोक्रेट्स इज द वाइजेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यस, बोलो, नीचे आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कहां पे है उनके अकॉर्डिंग? इनसाइड अस। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, कंपैरेटिव स्टडी फ्रेमवर्क, जो WPT की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया ऑलरेडी। रिमूव आई, रिमूव वांट, यू आर लेफ्ट विद द हैप्पीनेस। यस, ये सब बेसिकली किसका है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिग्निफिकेंस। चलिए, थैंक यू।